151 नंबर प्रश्न देखेंगे तो कहता है कदम राजवंश का आधुनिक समय के एक प्राचीन राजवंश था। ठीक है, कहाँ पे था? कर्नाटक का था। कहाँ पे था? कदम कहाँ पे था? कर्नाटक पे था। ठीक है, अभी ये राजवंश चर्चा में था क्योंकि इनसे संबंधित कुछ चीजें जो है सब आपको गोवा में भी आपको देखने को मिली है। ठीक है, कदम राजवंश आधुनिक समय के कर्नाटक का एक प्राचीन शाही राजवंश था। इस राजवंश के उत्तरी कर्नाटक कोंकण पे शासन किया था। ठीक है, ध्यान रखें इस वंश के संस्थापक कौन थे? मयूर श्रमण थे। कदम वंश के संस्थापक कौन थे? मयूर श्रमण हो जाएंगे। इनकी राजधानी की बैजंती या फिर बनवासी थी। ठीक है, निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश के शासकों ने जैन धर्म को संरक्षण किया था? और जिनमें से एक जैन विद्वान हेमचंद से प्रेरित होकर जैन धर्म को अपना लेने की जानकारी मिलती है। ठीक है, तो बताइए कौन थे? निम्नलिखित में से किस राजपूत राजवंश के शासकों ने जैन धर्म का संरक्षण किया था? ठीक है, जिनमें से एक ने जैन विद्वान हेमचंद से प्रेरित होकर जैन धर्म को अपना लेने की सिफारिश भी मिलती है। क्या बताएंगे? चौहान। चालुक्य क्या हो चालुक्य। जाएंगे? चालुक्य चौहान। हो जाएंगे। ठीक है, ध्यान रखेंगे गुजरात के चालुक्य वंश या फिर सोलंकी वंश का संबंध राजपूत राजवंश से है तथा इस वंश के संस्थापक मूलराज कौन थे? प्रथम थे। ठीक है, इसकी राजधानी की बात करें कहाँ पे थी? अहनी लबार थी। कहाँ पे थी? अहनी लबार थी। ठीक है, इस वंश के शासक जैन धर्म के, ठीक है, पोषक एवं संरक्षक थे। क्या थे? तो ध्यान रखें चालुक्य। ठीक है, कहाँ के चालुक्य थे? गुजरात के चालुक्य। चालुक्य दक्षिण भारत में भी था लेकिन गुजरात वाला चालुक्य है। ठीक है, इस वंश के शासक भीम प्रथम के शासनकाल में महमूद गजनवी ने, ठीक है, सोमनाथ मंदिर को लूटा था। ठीक है, तो सोमनाथ मंदिर को लूटा था इसी के शासक काल में। ठीक है, शासक की बात की जिस समय सोमनाथ मंदिर पे, ठीक है, ध्यान में रखिए, इसका अटैक हुआ था। क्या नाम है इसका? गजनवी का अटैक हुआ था। उस समय शासक वहां पर भीम प्रथम था। ठीक है, और भीम प्रथम की बात करेंगे, ध्यान में रखिएगा सोमनाथ मंदिर पे, ठीक है, सबसे प्रसिद्ध आक्रमण था। कब आक्रमण हुआ था? तो क्या बताएंगे? सोमनाथ दस मंदिर सौ पे से गजनवी का आक्रमण एक कब हजार हुआ था? पच्चीस 1025। बिल्कुल, कब हुआ था? तो 1025 में हुआ था। ठीक है, कब हुआ था? 1025 में हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखना सर है। एक अब हम चलेंगे। सवाल है। क्या? सर ये मूलराज प्रथम और भीम प्रथम अलग अलग है कि एक ही है? मूलराज इसे कहीं प्रथम वो कहीं था जिसने पराजित किया था। ठीक है, बात करेंगे भीम प्रथम के मंत्री बिमल शाह। ठीक है, भीम प्रथम का ही मंत्री जो था बिमल शाह, उसने दिलवारा जैन मंदिर का निर्माण किया था। ठीक है, तो दिलवारा जैन मंदिर का निर्माण किया था जो कि कहाँ पे पड़ता? माउंट आबू। ठीक है, माउंट आबू का दिलवारा जैन मंदिर, ध्यान में रखेंगे, बिमल शाह निर्माण किया था जो कि भीम प्रथम के ही सामंत थे। ठीक है, प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद चालुक्य राजा जयसिंह के सिद्धराज के दरबार में रहते थे। ठीक है, तो प्रसिद्ध जैन आचार्य हेमचंद चालुक्य राजा, ठीक है, जयसिंह सिद्धराज के दरबार में रहते थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे की क्वेश्चन देखेंगे, 12वीं शताब्दी में लिखी गई पुस्तक राजतंत्र किस राज्य के इतिहास के बारे में हमें जानकारी देता है? ठीक है, तो ध्यान में किसके कश्मीर। बारे में? कश्मीर के कलहन। बारे में। ठीक है, बात करेंगे इसमें 12वीं शताब्दी का है, लेकिन इसमें 400 वर्षों का इतिहास मिलता है। कितने वर्षों का इतिहास मिलता है? 400 वर्षों का आपको इतिहास इसमें दिख जाएगा। कब से कब तक? 8वीं शताब्दी से लेके 12वीं शताब्दी तक के आपको इतिहास देखने को मिलता है। ठीक है, इसी में एक लाइन लिखी गई है, तो मतलब कश्मीर शहर का संस्थापक जो था, श्रीनगर का संस्थापक जो थे, कौन थे? अशोक थे। ठीक है, कहाँ से जानकारी हमको देखने को मिलती है? तो कलहन के राजतरंगिणी से हमें जानकारी मिलती है। ठीक है, 12वीं शताब्दी में लिखी गई पुस्तक राजतरंगिणी में कश्मीर के इतिहास के प्रथम बार श्रृंखलावार तरीके से लिखा गया है। राजतरंगिणी को कलहन ने लिखा था। ठीक है, राजतरंगिणी को क्या बोलते हैं? राजाओं की कहानी। ठीक है, राजतरंगिणी का मतलब क्या होता है? राजाओं की कहानी। ठीक है, बाकी कश्मीर के अकबर की बात करके जैन उल अबादीन को कहते थे। ठीक है, इनकी धार्मिक नीति जो थी काफी अधिक लिबरल थी, इसलिए कश्मीर का अकबर के नाम से इनको जानते थे। ठीक है, कश्मीर का एक और भी शासक था, इसको बुत क्या बोलते थे? मूर्ति भंजक कहते थे ना, मूर्ति को तोड़ने वाला बोलते थे। क्या नाम था उसका? चिकन। क्या बूथ सिकन कहते थे? किसे बोलते थे बूथ सिकन? बहुत गजनवी को बोलते थे। नहीं, बूथ सिकन कश्मीर में भी था एक। ठीक है, क्या नाम था उसका? महमूद गजनबी को तो कहते हैं। कश्मीर का बुद्ध सिकन किसे कहते हैं? गूगल कीजिए, पता चल जाएगा। निम्नलिखित में से कौन मेवाड़ के महाराणा थे? उन्होंने संगीत पर संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की। तो किसने किया था? राणा कुंभा ने किया था। ठीक है, संगीत राज नामक पुस्तक की रचना किसने किया था? राणा कुंभा ने किया था। ठीक है, राणा कुंभा सिसोदिया वंश के मेवाड़ के महाराजा थे। राणा कुंभा को महाराणा सर, कुंभकर्ण भी कहा जाता। मूर्ति भंजक का क्या नाम बताएं? अरे याद नहीं आ रहा कश्मीर का मूर्ति भंजक, बताता हूँ मैं नाम देखकर। आप लोग तो गूगल भी नहीं करते हैं। सिकंदर शाह। हाँ, सिकंदर शाह होगा। ठीक है, सिकंदर शाह को कहते थे। ठीक है, सिकंदर शाह मीरी को कहते थे कश्मीर का मूर्ति भंजक। ठीक है, बहुत अधिक हिंदुओं को इसने धर्म परिवर्तन भी करवाया था। ठीक है, सिकंदर शाह मीरी। ठीक है, चित्तौड़गढ़ में स्थित विजय स्तंभ का निर्माण राणा कुंभा ने मालवा के शासक पर विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। कुंभलगढ़ दुर्ग का निर्माण भी राणा कुंभा ने ही करवाया था। ठीक है, तो ये बात करेंगे, राणा कुंभा ने किताब लिखी थी जिसका नाम क्या था? संगीत राज। क्या नाम था? संगीत राज नामक पुस्तक की रचना की थी। ठीक है,
ध्यान में रखेंगे। अब चलते हैं दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम बताइए जो प्रारंभ में जैन थे और 12वीं शताब्दी के एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री थे, ठीक है। तो उनका नाम क्या था? बसवान था। क्या था? बसवना था, ठीक है। ध्यान बांसवाना रखिए दक्षिण भारत के उस भक्ति संत का नाम बताइए जो प्रारंभ में क्या थे? एक जैन थे। अब चालुक्य 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री, क्या नाम उनका? बसवना। भक्ति संत बसवना दक्षिण भारत में प्रसिद्ध भक्ति संत थे और 12वीं शताब्दी में एक चालुक्य राजा के दरबार में मंत्री भी थे। बसवाना जिन्हें, ठीक है, बसेश्वर के नाम से भी जाना जाता है, एक दार्शनिक और समाज सुधारक थे। इन्होंने भक्ति भंडारी भी कहा जाता था। बसवाना को बसवेश्वर के नाम से भी जानते थे, ठीक है। ध्यान, दक्षिण भारत के प्रसिद्ध भक्ति संत थे। 12वीं शताब्दी में चालुक्य राजा के दरबार के मंत्री भी थे, ठीक है। अब चलते अब आगे, ठीक है। अनंगपाल किस राजवंश के शासक थे? अनंगपाल, ठीक है। ध्यान में रखेंगे तो ये राजपूत वंश के, ठीक है। पाल में मत मार दीजिएगा, ठीक है। ध्यान में रखें राजपूत वंश के शासक थे अनंगपाल। कहाँ पे थे? तो अनंगपाल तोमर, पूरा नाम क्या था? अनंगपाल तोमर जो थे, तोमर शासक थे। कहाँ पे थे? तोमर वंश के शासक थे, जो कि एक राजपूत वंश था, ठीक है। अनंगपाल को ही आई थिंक दिल्ली का संस्थापक भी माना जाता है, अनंगपाल तोमर को। यस अनंगपाल सर, यस तोमर ने, सर। ठीक है, ढिलकापुरी की स्थापना की, जो आगे चल के दिल्ली के रूप में माना जाता है, ठीक है। तो दिल्ली को तोमर के द्वारा बसाया गया था। तो अनंगपाल तोमर ने ढिलकापुरी की स्थापना की, ठीक है। ढिलकापुरी, ठीक है, जो कि आगे चल के दिल्ली बन गया। दिल्ली, दिल्ली वंश कापुरी, ठीक है, पूछ वही रहा दिल्ली बन गया। महरौली स्थित लौह स्तंभ को, ठीक है, दिल्ली में, ठीक है, महरौली स्थित लौह स्तंभ को दिल्ली में अनंगपाल तोमर ही लाए थे, ठीक है। तो पहले महरौली स्थित लौह स्तंभ जो आप देखते हैं, जो कि चंद्रगुप्त विक्रमादित्य से संबंधित है, ठीक है, उसको किसने? तो अनंगपाल तोमर ही लाए थे। अनंगपाल ने ही अनंगताल, बावली और, ठीक है, लालकोट का निर्माण भी करवाया था, ठीक है। तो अनंगपाल ने ही, ठीक है, अनंगताल, बावली और, ठीक है, लालकोट का निर्माण भी करवाया था। मोहम्मद बिन कासिम के द्वारा सिंध विजय कब की गई? तो क्या बताएंगे? 712 में। कब की गई सिंध विजय? तो 712 में की गई। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में सिंध विजय प्राप्त की। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों के सिंध विजय, ठीक है, अरबों का भारत पे प्रथम सफल आक्रमण था, ठीक है। अरबों के आक्रमण के समय सिंध का राजा कौन था? कौन था? कहा हिंदू शासक था, कौन था सिंध का राजा उस समय? अरबों के आक्रमण के समय क्या बताएंगे? दाहिर। तो यहाँ पे राजा दाहिर था, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम के शुरुआती काल में, ठीक है, उमैयद खिलाफत के एक अरब शिपा सालार था। मोहम्मद बिन शासन की बात करेंगे शुरुआती तौर पे, ठीक है, उमैयद खिलाफत में एक अरब का शिपा सालार था। मोहम्मद बिन कासिम ने दाहिर को, ठीक है, रावर के युद्ध में हराया था, ठीक है। किस युद्ध में हराया था? तो रावर का युद्ध, ठीक है। अगर एग्जाम में प्रश्न पूछे रावर का युद्ध किनके मध्य हुआ था, तो मोहम्मद बिन कासिम और, मतलब क्या बोलते हैं, दाहिर के बीच में हुआ। जिससे दाहिर क्या था? कि हिंदू शासक था, ठीक है। ध्यान रखिए कब आक्रमण किया था? तो प्रथम मुस्लिम आक्रमण भी माना जाता है, हाँ 712 में, 712। ठीक है। इसके बारे में जानकारी आपको देखने को मिले, चचनामा में आपको जानकारी भी देखने को मिलती है, ठीक है। चचनामा का लेखक की बात करेंगे तो अली अहमद कहता है, अली लेकिन अहमद। इसके लेखक के बारे में थोड़ा सा अगर विस्तृत से अगर पढ़ेंगे ना तो विवाद है, ठीक है। इसका लेखक अली अहमद बहुत जगह नहीं भी मानता है, ठीक है, लेकिन इसके बहुत जगह पे सामान्य किताब में देखेंगे तो अली अहमद मिलेगा, लेकिन अच्छे किताब में इसके लेखक के लेकर विवाद है, ठीक है। अली अहमद को नहीं भी माना जाता है। इस पुस्तक में अरबों के सिंध आक्रमण के बारे में जानकारी मिलती है, चचनामा, ठीक है। ध्यान रखें अरबों के सिंध आक्रमण की जानकारी चचनामा से मिलती है, ठीक है। ध्यान में रखेंगे इस पुस्तक के 7वीं से 8वीं सदी के, ठीक है, इतिहास की जानकारी प्राप्त होती है। कासिम ने अपना प्रथम आक्रमण मकरान के रास्ते केवल देवल पे किया था, ठीक है। पहला आक्रमण कब किया था? मकरान के रास्ते देवल पे किया था कासिम ने। अरबों के भारत में आगे बढ़ने से गुर्जर पतिहार राजाओं तथा राजपूत राजाओं ने रोका था। किसने रोका था? तो गुर्जर पतिहार राजाओं ने, ठीक है, भारत के राजपूत राजाओं ने इन्हें रोका था, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ठीक है। चचनामा ध्यान में रखिएगा, सामान्यतः किताब में अली अहमद लेता है, लेकिन मैंने बहुत जगह पढ़ा से नहीं भाई साहब, इसका लेखक अली अहमद नहीं था, ठीक है। पुस्तक को अज्ञात माना गया बहुत जगह पे, ठीक है। मोहम्मद बिन कासिम ने किसके आदेश पर सिंध पे आक्रमण किया? ध्यान में रखेंगे तो ध्यान में रखें अल वालिद के आधार पे, ठीक है। इसने मतलब आदेश दिया था अल वालिद, क्या नाम था? मुस्लिम खलीफा जो था अल वालिद, इसी के आदेश पे मतलब इसने क्या किया? सिंध पे आक्रमण किया। कब हुआ था सिंध पे आक्रमण? तो क्या बताएंगे? 712। 112। 712 में हुआ था, ठीक है। यह आक्रमण खिलाफा अल वालिद के आदेश पे किया गया था। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 में सिंध पर विजय प्राप्त किया। 713 में मोहम्मद बिन कासिम ने मुल्तान को भी जीत लिया, ठीक है। ध्यान हो कि भारत पे प्रथम अरब आक्रमण 636 में ही हो गया था, लेकिन क्या होना चाहिए? असफल हो गया, ठीक है। इसे नहीं माना जाता है। गलत भले कि यह असफल अरब आक्रमण खलीफा उमर के समय में हुआ था। किसके समय में हुआ था? खलीफा उमर के समय में हुआ था। लेकिन 712 वाला आक्रमण जो हुआ था अल वालिद के समय में, ठीक है। अल वालिद के समय में पहला आक्रमण हुआ था, ठीक है। ध्यान में रखेंगे 712 वाला, लेकिन उससे पहले 636 में जो आक्रमण हुआ था खलीफा उमर के समय में आपको देखने को मिलता है, ठीक है। आप इसे याद रखें, इंपॉर्टेंट रहेगा आपके लिए। गजनी राजवंश की स्थापना किसने की? तो क्या बताएंगे?
अल्पगिन की थी, ठीक है, ध्यान रखें। गजनी राजवंश की स्थापना अल्पगिन था, अल्पगिन का सुबतगिन आता है, सुबतगिन के बाद महमूद गजनवी इसमें आते हैं, ठीक है। तो गजनी राजवंश की स्थापना अल्पगिन ने की थी, ठीक है, ध्यान में रखेगा। मोहम्मद गजनवी की बात करें 998 ईस्वी में गजनी के तख्त पे बैठा। मोहम्मद गजनी कब बैठा, तो ध्यान रखेंगे 998 ईस्वी में गजनी के तख्त पे, मतलब क्या होता है, बैठता है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क की बात करेंगे, मुस्लिम शासक कौन था, सुबक्तगिन था, ठीक है। भारत पर आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क मुस्लिम शासक कौन था, सुबक्तगिन था, ध्यान में इसको रखेंगे। सुनिए, महमूद गजनवी ने 17 बार भारत पर आक्रमण किया। कितने बार आक्रमण किया, 17 बार भारत पे आक्रमण किया, ठीक है, ध्यान रखेंगे। 1009 में ईस्वी में महमूद गजनवी ने शाही राजा आनंद पाल को पराजित किया। महमूद गजनवी को बुत सिकन या फिर मूर्ति भंजक के नाम से भी जानते हैं, ठीक है, ध्यान रखें। जैसे मैंने कश्मीर का मूर्ति भंजक का नाम बताया, तो उसका नाम सिकंदर मीर, क्या नाम था उसका, कश्मीर का मूर्ति भंजक का नाम सिकंदर मीर था, ठीक है, और ध्यान में रखेगा, ठीक है। कश्मीर का सबसे प्रसिद्ध शासक जो था मार्तंड वर्मा, क्या नाम था उनका, मार्तंड वर्मा, क्या नाम था, सूर्य मंदिर का भी निर्माण करवाया था, हाँ वही होंगे, ठीक है। गजनी वंश की संस्थापक की बात करें, अल्पगिन का नाम याद रखिएगा। महमूद गजनी ने 998 में गजनी के तख्त पे बैठा। भारत पे आक्रमण करने वाला प्रथम तुर्क मुस्लिम की बात करेंगे, वक्तगिन था। महमूद गजनवी ने भारत पे कितने बार आक्रमण किया, 17 बार आक्रमण किया, जिसमें से सबसे प्रसिद्ध आक्रमण जो था, ठीक है, सोमनाथ मंदिर वाला आक्रमण था। 1009 में महमूद गजनवी ने, ठीक है, हिंदू शाही राजी आनंद पल को पराजित किया। महमूद गजनवी को बुत सिकन ने फिर मूर्ति भंजक भी कहते थे। उतबी की सुल्तान का दरबारी था, बताइए, उतबी की सुल्तान का दरबारी था, तो क्या बताएंगे, बोलते क्यों नहीं आप लोग, महमूद गजनवी, ठीक है। मोहम्मद उतबी महमूद गजनवी। गजनवी के दरबारी इतिहासकार था, ध्यान में रखेंगे। इसने किताबुल यामनी या फिर तारीख यामनी लिखी है, क्या लिखी है, तो किताबुल यामनी की बात करेंगे या फिर तारीख यामनी की बात करेंगे, इन्होंने ही लिखा है, ठीक है। इस पुस्तक में क्या मिलता है, तो इस पुस्तक में प्रारंभिक गजनवी वंश का इतिहास आपको देखने को मिलता है, ठीक है। क्या देखने को मिलता है, तो किताबुल यामनी फिर तारीख यामनी, जो कि महमूद गजनवी के दरबारी कवि, ठीक है, किसके द्वारा लिखा है, उतबी के द्वारा लिखा गया था। इसमें क्या चीज देखने को मिलता है, तो इस पुस्तक में प्रारंभिक गजनवी वंश का इतिहास आपको देखने को मिलता है। फिरदौसी की बात करेंगे, फिरदौसी भी महमूद गजनवी के दरबारी कवि थे। इन्होंने शाहनामा लिखा था। शाहनामा किसने लिखा था, फिरदौसी ने लिखा था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। इसमें गजनवी की खूब तारीफ की गई है, ठीक है, बोला गया था शाहनामा के प्रत्येक तारीफ बहुत अच्छे शब्द के लिए एक एक मतलब मुहरे इसको दिया जाए गजनवी को, ठीक है, लेकिन बाद में प्रत्येक शब्द के लिए जब इसको मोहरे नहीं मिला था, ठीक है, सोने के मोहरे का मतलब चांदी का जब इसको दिखा गया तो काफी अधिक नाराज हो गया था, ठीक है, तो शाहनामा इसी ने लिखे। तारीख सुबक्तगिन के लेखक कौन है, बैकाही है, ये भी कई बार किताब एग्जाम में पूछा है। तारीख सुबक्तगिन, ठीक है, बीपीएससी का ट्रेंड रहा है, क्या बोलते हैं, बीपीएससी का ट्रेंड क्या रहा है, तो आप ध्यान में रखोगे, ठीक है, किताबों का नाम पूछने का, ठीक है, तो आप ध्यान में रखो। तारीख सुबक्तगिन का लेखक कौन है, तो क्या बताएंगे, बैहाकी, क्या है, बैहाकी भी गजनवी के दरबार, बैहाकी की बात करें किसके दरबार में रहते, गजनवी के दरबार में रहते थे। गजनवी के दरबार में रहने वाला बैहाकी है, ठीक है, ध्यान रखेंगे। फिरदौसी है, ठीक है, उतबी है, ठीक है, सारे के सारे किसके दरबार में रहते थे, ध्यान रखें, गजनवी के दरबार में रहते थे। मैं एक बार आपसे प्रश्न पूछ रहा हूँ, ठीक है, तारीख सुबक्तगिन के लेखक बताइए तो कौन है, बैहाकी। ठीक है, शाहनामा का लेखक कौन है, तो बताइए तो, फिरदौसी। यामनी के लिखा कौन है, तो क्या बताएंगे, अरे उतबी गजनवी नहीं, उतबी। उसके दरबार में रहने वाला उतबी। उत्वी नबी तो मूर्ख था, क्या लिखेगा वो। आगे चलेंगे, ठीक है। महमूद गजनवी को खलीफा ने, ठीक है, आमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी थी, ठीक है, कौन सी उपाधि दी थी, तो आमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब आगे चलेंगे। महमूद गजनवी के हमले के बाद सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण किसने करवाया, तो भीमदेव प्रथम ने करवाया था। किसने करवाया था, भीमदेव प्रथम ने करवाया था, ठीक है। महमूद गजनवी ने सोमनाथ मंदिर पे 1025 में आक्रमण किया, इसे नष्ट कर दिया। इस हमले के बाद इस मंदिर का पुनर्निर्माण भीमदेव प्रथम ने करवाया। महमूद गजनवी ने कन्नौज पे, ठीक है, 1018 ईस्वी में आक्रमण किया। विद्याधर, ठीक है, विद्याधर के नाम एकमात्र हिंदू शासक था जिसने सफलतापूर्वक महमूद गजनवी का प्रतिरोध किया था, ठीक है। अलबरूनी अरबी और फारसी भाषा का जानकार था और महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत आया था, ठीक है। अलबरूनी ध्यान में रखिएगा, इसने कौन सी पुस्तक लिखी, तहकीक हिंद या फिर किताब हिंद जो पुस्तक लिखी थी, ठीक है, अरबी और फारसी भाषा का ज्ञाता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जो की बात करेंगे, महमूद गजनवी के आक्रमण के समय भारत आया, ठीक है। महमूद गजनवी के दरबारी की बात करेंगे। महमूद गजनवी के दरबारी अल बरौनी, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था, ये भी पूछता है, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था। विशाल जी माइक बंद कीजिए, ठीक है, तो क्या बताएंगे, अल बरूनी कौन थे, पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान की बात करेंगे, अल बरूनी था। क्या था नाम, अल बरूनी का नाम, इसको ध्यान में रखना है, इंपॉर्टेंट है, ये प्रश्न पूछे जाते रहे कई बार, ठीक है, ध्यान में इसको रखना है। इको कहां से हो रहा है,
चलिए ध्यान में रखेंगे। बात करें महमूद गजनवी ने बात करेंगे तो मृत्यु कब हो गई, तो महमूद गजनवी की मृत्यु 1030 में हो जाती है। ठीक है, ध्यान में कब होती है, 1030 में इसकी मृत्यु हो जाती है। राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच पेशावर का युद्ध किस वर्ष लड़ा गया था? पेशावर का युद्ध 1001 अरे में। बताइए 1001 में। ठीक है, राजा जयपाल और महमूद गजनवी के बीच में पेशावर का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1001 में। ठीक है, देखिए महमूद गजनी और महमूद गजनवी बोथ आर सेम। कंफ्यूजन होता है क्या आप लोग को? एक ही है महमूद ना। गजनबी और महमूद गजनी को अलग अलग कौन समझते थे अभी तक? ईमानदारी से बताइएगा, नहीं तो फोन खराब हो जाएगा ठंडा के मौसम में। हाँ, दोनों एक ही है। ठीक है, ध्यान में। महमूद गजनबी उसका मूल नाम था, लेकिन गजनी का निवासी था, इसलिए उसको महमूद गजनी के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। महमूद गजनबी महमूद गजनी एक ही है। महमूद गौरी आगे होगा। ठीक है, मोहम्मद गौरी जो था ना, महमूद तो नहीं बोलते, मोहम्मद गौरी वो आगे चल के आएगा। ठीक है, वह भी एक मुस्लिम आक्रमणकारी था, वो भी अरब से ही आया था, तो बाद में आएगा। ठीक है, लेकिन महमूद गजनबी उसका मूल नाम था गजनबी, या फिर महमूद कहते थे उसको। गजनी का निवासी था, इसीलिए उसको गजनी भी कहते हैं। ठीक है, अलग अलग नहीं है। ठीक है, ध्यान में रखिएगा इसको। महमूद गजनबी और हिंदू शाही शासक जयपाल के बीच पेशावर का युद्ध 1001 में लड़ा गया। इंपोर्टेंट है। इस युद्ध में राजा जयपाल की पराजित होती है, बात करेंगे। उसके बाद राजा जयपाल जो था आत्महत्या कर लेता है। ठीक है, तो ये ऐसा भी प्रश्न पूछता है, कौन सा हिंदू शासक जो था महमूद गजनबी से पराजित होने के बाद आत्महत्या कर लिया था? तो राजा जयपाल। क्या नाम है? राजा जयपाल ने आत्महत्या कर ली थी। ठीक है, 1001 में पेशावर के युद्ध में राजा जयपाल की हार होती है। 1025 ईस्वी में किस तुर्की आक्रमणकारी ने सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण कर उस मंदिर को लूट लिया? तो फिर वही हो जाएगा, महमूद गजनवी ने किया था। ठीक है, 1025 में क्या कहता है, तुर्की आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने गुजरात के सोमनाथ मंदिर पर आक्रमण किया। बात करेंगे, गजनवी ने इस मंदिर को पूर्णतः नष्ट कर दिया और इस मंदिर के अकुत संपत्ति की लूट ली। कहा जाता है इसमें, यहाँ पे जो घंटी जो था ना, घंटी में 400 किलो का साथ घंटी लगा हुआ, तो सोना का घंटी था 400 किलो का था, 400 या फिर 40 ऐसा ही कुछ है, लेकिन इतने का वो घंटी ही था, केवल सोने का घंटी था, उसको भी उठा के ले जाता है। ठीक है, उसके बाद सोमनाथ मंदिर पे आक्रमण महमूद गजनवी के भारत में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अभियान में से था, क्योंकि बहुत अधिक संपत्ति लगी थी। ठीक है, ध्यान में। जब यहाँ से जब संपत्ति लूट के जा रहा था तो रास्ते में मतलब आक्रमण करके इससे भी कुछ संपत्ति को लूट लिया गया था कुछ कबीलाइयों ने। खोखर सर खोखर था वो। ठीक है, निम्नलिखित में से किस व्यक्ति ने किताब उल हिंद नामक रचनाएं लिखी? किसने लिखी किताब उल हिंद? अल बिरूनी ने लिखी। किसने लिखी? अल बिरूनी ने किताब उल हिंद लिखी। ठीक है, किताब उल हिंद को तारीख उल हिंद भी कहते हैं, कहा जाता है। इस पुस्तक की रचना की बात करें, अल बिरूनी की। ठीक है, अरबी मूल ग्रंथ किताब उल हिंद किस भाषा किसके द्वारा लिखा गया? फिर सेम क्वेश्चन, तो अल बिरूनी के द्वारा ही लिखा गया। किताब उल हिंद की बात करेंगे, ताकीक हिंद की बात करेंगे। ठीक है, सारे के सारे अल बिरूनी के द्वारा ही लिखा है। इस पुस्तक में 11वीं शताब्दी प्रारंभ हिंदुओं के साहित्य, विज्ञान तथा धर्म की आंखों का देखा सजीव वर्णन आपको देखने को मिलता है। अगर मैं आपसे ये पूछूं, पुराणों के अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था, क्या बताएंगे? बरूनी। अल बिरूनी ही था। ठीक है, ध्यान रखेंगे। प्रसिद्ध अरबी विद्वान अल बिरूनी 11वीं शताब्दी में डैश के साथ भारत आए थे, तो क्या बताएंगे? तो महमूद गजनबी के साथ ये भारत आया था। ठीक है, महमूद गजनबी जब भारत से आक्रमण करके चला जाता तो भी ये भारत में रहता है, यहाँ पे चीजों का अध्ययन करता है और किताब हिंद को क्या करता है, लिखता है। ठीक है, जिसमें आप देखेंगे तो उस समय की बहुत सारी चीजों के बारे में आपको जानकारी देखने को मिलती है। ठीक है, अल बिरूनी ने किताब उल हिंद लिखी, वो अरबी और फारसी का विद्वान था। ठीक है, अल बिरूनी 11वीं शताब्दी में महमूद गजनबी के समय भारत आया और गजनबी का दरबारी था। शाहनामा का लेखक फिरदौसी भी गजनबी का दरबारी था। महमूद गजनबी का अंतिम आक्रमण 1027 में जाटों का विद्रोह था। ठीक है, वही जाट जो था यहाँ से लौट रहे थे ना, खोखर में उसमें बता दिया था, तो इसके जो 1025 में जो लेके जो संपत्ति वगैरह जो लौट रहा था सोमनाथ मंदिर से, तो जाटों ने इनकी संपत्ति को लूट लिया था। ठीक है, तो उसके बाद मतलब क्या करता है, दोबारा आक्रमण जो करता है जाटों के विरुद्ध जो होता है, जो कि इसका अंतिम आक्रमण होता है, जो कि 1027 में होता है। अल्लाह और उदल जिन्होंने दुश्मनों का जबरदस्त विरोध किया, किस राजपूत से संबंधित है? ध्यान रखिए, चंदेल थे। ठीक है, ये मतलब काफी बेहतरीन ढंग से महमूद गजनबी के सेना के खिलाफ लड़ते। अल्लाह और उदल दो भाई थे। ठीक है, आप नॉर्थ इंडिया में जाएंगे तो अल्लाह और उदल का नाच नृत्य काफी फेमस होता जाता है, जिसमें उसमें गाना जो होता है ना, इनके वीरता को मतलब संबंधित होता है। ठीक है, गांव वगैरह में जो रहते हैं तो आप लोग देखे होंगे। ठीक है, मेला वगैरह में इनका नृत्य वगैरह होना एक परंपरा रही है अल्लाह और उदल का। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो ये चंदेल शासक के थे, अलाउद्दीन चंदेल शासक। ठीक है, परमर्दी देव के मतलब सेनापति थे। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। जैसे जिसमें जत्ता और कुप्पा का जिस तरीके से नाम नहीं है, ठीक है, राजपूतों में, उसी तरह अल्लाह और उदल भी थे, काफी मतलब बढ़िया थे। जत्ता और कुप्पा ने मतलब क्या किया था, बहुत बढ़िया से मुगलों के खिलाफ लड़ा था।
राजा परवर्दीदेव चंदेल वंश का शक्तिशाली शासक थे और इन्हें परमल के नाम से भी जाना जाता है। मोहम्मद गौरी को सर्वप्रथम किसने पराजित किया था? सर्वप्रथम किसने पराजित किया मोहम्मद गौरी को? मूलराज द्वितीय ने पराजित किया। किसने? मूलराज द्वितीय ने सर्वप्रथम इनको पराजित किया। मोहम्मद गौरी 1178 में गुजरात पे आक्रमण किया, लेकिन गुजरात के चालुक्य शासक मूलराज द्वितीय ने मोहम्मद गौरी को आबू पर्वत के पास में बुरी तरीके से पराजित किया। ये भी पूछा जाता है। ठीक है, गुजरात के किस शासक ने, ठीक है, किस शासक ने मतलब बात करेंगे, किस शासक ने बात करेंगे मोहम्मद गौरी को पराजित किया था? तो मूलराज द्वितीय ने। किसने पराजित किया था? मूलराज द्वितीय ने गौरी को पराजित किया था। कहां पे पराजित किया था? राजस्थान के आबू पर्वत के पास इसको पराजित किया था। गैरतवल होगी मोहम्मद गौरी ने प्रथम आक्रमण 1175 में मुल्तान पे किया था। तो पहला आक्रमण इसका कब होगा? 1175 में इसका पहला आक्रमण होता, मुल्तान पे होता। ठीक है, ध्यान रखिए। जबकि मोहम्मद गौरी का सबसे प्रसिद्ध आक्रमण की बात करेंगे तो आपका जो पृथ्वीराज तृतीय जी, पृथ्वीराज तृतीय फिर पृथ्वीराज चौहान के साथ जो युद्ध होता है थराइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध, आप लोगों से परिचित है, वो काफी फेमस था। 1191 92। ठीक है। देवी लक्ष्मी की आकृति किस मुस्लिम शासक के सिक्के पे अंकित थी? तो ध्यान में रखें, मोहम्मद गौरी के सिक्के पे देवी लक्ष्मी की आकृति अंकित थी। ठीक है, क्या था यहाँ पे मोहम्मद गौरी? तो मोहम्मद गौरी के सिक्कों पे एक तरफ देवी लक्ष्मी की आकृति तथा दूसरी तरफ कलमा लिखा गया था। मोहम्मद गौरी की मृत्यु की बात करेंगे, 1206 में इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, मोहम्मद गौरी की मृत्यु के बाद तुर्की साम्राज्य का शासक हुए 3 गुलाम, एक का नाम यालदोस था, एक का नाम कुबाचा था, दूसरा का नाम कुतुबुद्दीन ऐबक ने संभाला। भारत की सत्ता किसे मिली तीनों में? तो भारत की सत्ता किसे मिली? कुतुबुद्दीन ऐबक को आपको देखने को मिलती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। खोकर मारा था ना। हाँ, गौरी की हत्या खोखर ने कर दी थी, खोखरू ने गौरी की हत्या कर दी थी। ठीक है, खोखर की हत्या गौरी की हत्या खोखरू ने की थी। ठीक है, बात करते हैं का द्वितीय स्क्रीन नहीं दिख रही है। मेरी गलती तो है ना, नहीं दिख रही है तो ठीक है। तराइन का द्वितीय कब लड़ा गया तो क्या बताएंगे? तराइन का द्वितीय कब लड़ा गया तो क्या बताएंगे? तो 1192 में। ठीक है, बिल्कुल 1192 द राइट आंसर। ठीक है, आप इसे याद रखें। तराइन का प्रथम युद्ध की बात करें 1191 में हुआ, तो पृथ्वीराज चौहान गौरी के बीच हुआ था। ठीक है, परिणाम क्या हुआ था? पृथ्वीराज चौहान जी इसमें विजयी निकले। ठीक है, तराइन का द्वितीय युद्ध की बात 1192 में होता है। ठीक है, इसमें मोहम्मद गौरी तथा पृथ्वीराज चौहान का फिर से होता है। इसमें गौरी क्या होता है? विजयी होता है। ठीक है, पृथ्वीराज चौहान ध्यान रखे अपने ही मतलब सहपाठी, क्या नाम था उनका? जयचंद के द्वारा धोखा की वजह से इसमें पराजित हो जाता है। ठीक है, बिल्कुल। चंदावर का युद्ध की बात करें लेकिन किसके मध्य हुआ? तो यहाँ पे जयचंद और मोहम्मद गौरी हो जाएगा। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसमें क्या होता है? परिणाम यही निकलता है, जयचंद फिर से पराजित होता है। ठीक है, अब चंदावर का युद्ध की बात करेंगे। चंदावर का युद्ध कब हुआ था तो क्या बताएंगे? 1194 में हुआ था। ठीक है, गहरवाल वंश का शक्तिशाली शासक था। गहरवाल वंश का शक्तिशाली शासक जो था जयचंद था। जयचंद की पुत्री के नाम का संजोगता था। ठीक है, इतिहास में अगर बात करेंगे, ठीक है, जयचंद को दल पंगुल के नाम से भी जानते हैं। इतिहास की बात करेंगे तो कहा जाता है संयुक्ता का अपहरण करके विवाह मतलब पृथ्वीराज तृतीय जी ने किया था। ठीक है, ये कहानी किसके द्वारा लिखी गई है? तो चंदवर राय के द्वारा लिखी गई। चंदवर राय का पुस्तक का नाम क्या था? ये पृथ्वीराज रासो। ठीक है, पृथ्वीराज रासो, क्या नाम था पुस्तक का? पृथ्वीराज रासो। ठीक है, ध्यान रखेंगे, उसमें यही कहानी देखने को मिलती है कि संयुक्ता का विवाह पृथ्वीराज तृतीय के साथ हुआ था। लेकिन इतिहास जो है इस पे क्या है? एक मत नहीं है। क्या है? इतिहास जो है इस पे एक मत नहीं। रीजन क्या है इतिहास का एक मत नहीं है? क्योंकि आप बहुत अच्छे डिटेल्स में पढ़ेंगे तो पृथ्वीराज तृतीय, ठीक है, और क्या नाम है इनका? गौरी का उम्र, ठीक, सॉरी, पृथ्वीराज तृतीय और जयचंद का उम्र में बहुत ज्यादा अंतर नहीं था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब बात दीवाने अर्ज दिल्ली सल्तनत के अधीन एक विभाग था। दीवाने अर्ज की बात करेंगे तो सैन्य विभाग था, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, क्या बात करेंगे? इससे प्रश्न पूछा जाता है। मेडिवल का सबसे कॉन्सेप्चुअल चीज है जिससे बार बार प्रश्न आते रहे। ठीक है, तो विभाग का नाम सभी लोगों को कंप्लीट है, अगर नहीं है तो एक बार आप लोग सुन ले। ठीक है, दीवाने अर्ज की बात करेंगे तो इस विभाग की स्थापना बलबन ने की थी। ये भी पूछा जाता है। दीवाने अर्ज जो था सैन्य विभाग था, ये पहले से नहीं था। दिल्ली सल्तनत की बात करें 1206 में जब दिल्ली सल्तनत की स्थापना हुई थी उस टाइम दीवाने अर्ज नहीं था। इसकी स्थापना किसने की थी? बलबन ने की थी। ठीक है, इस विभाग के अध्यक्ष को क्या बोलते? आरिज ए मुमालिक कहते थे। ठीक है, अब पूछेगा दीवाने अर्ज किसके समय में जाकर बहुत अधिक मतलब सशक्त और मतलब क्या बोलते हैं, सशक्त और काफी मजबूत हो गया? तो अलाउद्दीन खिलजी के समय में, क्योंकि आरिज ए मुमालिक जो था ना उस समय, इस समय हेड जो होता था दीवाने अर्ज को खुद ही मतलब देखने लगा। कौन देखने लगा? तो बलबन जो था, बलबन बोला हो, ठीक है, खिलजी जो था खुद ही, अलाउद्दीन खिलजी जो था खुद ही मतलब उसको सारी चीजों को देखता था। तो शासक का खुद इन्वॉल्वमेंट हो जाएगा तो जाहिर सी बात है वो डिपार्टमेंट काफी अधिक सशक्त हो जाएगा। ठीक है, तो दीवाने अर्ज की बात करेंगे, स्थापना बलबन के शासनकाल में हुई थी। इसके हेड को क्या बोलते हैं? आरिज मुमालिक बोलते थे। क्या काम होता था इस विभाग का? तो इस विभाग का मुख्य कार्य सैनिकों की भर्ती,
सैनिकों और घोड़े का हुलिया अपने पास रखना, ठीक है, सैनिक निरीक्षण करना। ये विभाग सैनिकों के लिए खाद्य सामग्री तथा यातायात की व्यवस्था भी करता था। खिलजी सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी ने इस विभाग को व्यक्तिगत रूप से विशेष ध्यान दिया, जो कि मैंने आपको बोल बताया था, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी जो था खुद इसमें इन्वॉल्व हो गया, ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था। आरिज मुमालिक जो था ना, इस विभाग का हेड होता था। तो खिलजी ने बोला था तुम हटो, मैं खुद देखूंगा, क्योंकि आप देखेंगे तो खिलजी के पास, अलाउद्दीन खिलजी का बहुत बड़ा अस्थायी सेना था। और अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सेना को नगद सैलरी देने की प्रथा जो थी, ठीक है, वो भी प्रारंभ कर दी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। और इसके पास इतना बड़ा सेना था, इतना बड़ा सेना था, कहते उस समय का सबसे बड़ा सेना था। अब जब बड़ा सेना जब रखोगे, तुम अस्थायी सेना रखोगे, तो उसको सैलरी भी तो देना पड़ेगा। तो सैलरी देने के लिए इसने बोला ठीक है, अब सैलरी करके क्या खर्च करेंगे, सैलरी करके तो कुछ ना कुछ सामान ही खरीदेंगे। अगर मान लीजिए किसी आदमी को आप 1 लाख रुपया सैलरी देते हैं, सामान का कीमत आपके बहुत ज्यादा, तो उसके पैसे का कुछ वो नहीं बुझेगा। लेकिन मान लीजिए सैलरी 50,000 रुपया देते हैं, सामान का कीमत बहुत अधिक कम कर देंगे, तो पैसा सही जगह पे इन्वेस्ट होगा। इसने क्या किया, बाजार नियंत्रण प्रणाली लाई, सारे चीजों का मतलब सामान को कंट्रोल कर दिया, किसी भी तरह का अधिक कीमत पे मतलब सामान को नहीं बेचा जाता था। तो मुख्यतः बाजार नियंत्रण प्रणाली जो है सैनिकों को लेकर था, ठीक है। और दीवान आरिज की बात करेंगे तो इसने आप क्या किया, दीवान आरिज को खुद ही अपने अंदर कंट्रोल में मतलब ले लिया, ठीक है। खुद ही मतलब उसका देख रेख करता था, सेना का मतलब एक एक चीज करता था, सब कुछ करता था। यहाँ पे इस दीवान आरिज में मतलब एक चीज और भी था ना, सैनिकों और घोड़ों का हलिया लिखा जाता था, हुलिया। सैनिक का हुलिया कैसा होगा, वहां पे तो मतलब फोटो वगैरह था नहीं, ठीक है। तो सैनिकों का हुलिया लिखा जाता, उसका कद काठी लिखा जाता था, उसके चेहरा पे कोई दाग है, पे कहीं पे कोई दाग है, वो लिखा जाता था। घोड़े पे मतलब घोड़े का मतलब दाग दिया जाता था, जिससे मतलब पहचान हो से ये घोड़ा मतलब इस साम्राज्य से संबंधित है। अब यहाँ पे देखिए, सुल्तान सल्तनत काल में केंद्रीय केंद्रीय प्रशासन के अन्य प्रमुख विभाग की बात करें, दीवान रसातल, ठीक है, ये भी विभाग था। दीवान इंसा जो था शाही पत्राचार से संबंधित था। दीवान बिजारत की बात करेंगे, राजस्व विभाग से संबंधित था, ठीक है। वजीर ए मुमालिक होता था, इससे संबंधित पदाधिकारी होता था। दीवान इंसा की बात करेंगे, शाही पत्राचार, इसके इंसा मुमालिक होता था। और दीवान रसातल की बात करेंगे तो इसका रसातल मुमालिक होता था। मुमालिक जो होता था ना, उसको प्रधान को कहते थे, ठीक है। बाकी डिपार्टमेंट में लगा दीजिए तो सारी चीजें सही हो जाती है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अब चलता है निम्नलिखित में से कौन सा मोहम्मद गौरी के सेनापति जी ने भारत में गुलाम वंश की स्थापना की, बता ही देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, बताइए क्या हो जाएगा। तो कुतुबुद्दीन ऐबक होगा, ठीक है, ध्यान रखें क्या हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएगा। गुलाम वंश की स्थापना की बात करेंगे, ऐबक के द्वारा किया गया था। गुलाम वंश का अन्य नाम मामलुक या फिर मामलुक, ठीक है, ध्यान में कहते हैं, ठीक है। गुलामों का गुलाम किसे कहा गया, गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं, ऐबक को सर इल्तुतमिश। गुलामों ऐबक का को गुलाम बोलेंगे क्यों ना। कहते हैं, हाँ, बिल्कुल ऐबक सही है, ठीक है। क्यों कहते हैं ऐबक को, क्योंकि ये जो गौरी जो खुद भी एक गुलाम था, ठीक है, गौरी का गुलाम ये हुआ तो गुलामों का गुलाम, ठीक है। गुलाम वंश की अवधि का समय काल कब से कब तक रहेगा, 1206 84 से वर्षों तक चला, 1250। 1206 1206 से लेकर 1290 तक, ठीक है। कुतुबुद्दीन की 90। बात करेंगे, शासनकाल कब से कब तक था, होगा ना गुलामों का गुलाम। गुलामा को गुलाम इल्तुतमिश को बोलते हैं, कुतुबुद्दीन ऐबक को कहते हैं। हालांकि गौरी भी गुलाम था, इल्तुतमिश एक ऐबक है, इल्तुतमिश है सर। ठीक है, देख देख लीजिएगा, ठीक है। हालांकि गौरी भी गुलाम भी था और ये भी गुलाम भी था, इसलिए मुझे लगा से ठीक होगा, ठीक है ठीक सर, है। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, ठीक है। ध्यान रखें कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक था, तो क्या बताएंगे, 6 से 12। इसे 1200 देता है। लाखों का दान करने की वजह से लाख वक्स कहते थे। हातिम ताई दूसरा भी कहते हैं इसे, ठीक है। इसकी मृत्यु की बात करेंगे, चौगर नामक खेल खेलते के वक्त घोड़े से गिरने से मृत्यु हो गई थी। आई थिंक लाहौर में मृत्यु हुई थी, ठीक है, एक बार देख लीजिए, तो मुझे लाहौर ही याद है, ठीक है, लाहौर में शायद मृत्यु हुई थी, ठीक है। अब बात करेंगे आगे, क्या प्रश्न था, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद, ठीक है, कुतुबुल इस्लाम मस्जिद की बात करेंगे। या फिर 2.5 दिन की झोपड़ा, 2.5 दिन की झोपड़ा भी एक मस्जिद ही है, ठीक है। दोनों का निर्माण किसने करवाया था, किसने करवाया था, ठीक है। तो कुतुबुल ऐबक ने ऐबक करवाया। ने कहाँ पे मिलेगा ये दोनों दोनों ये मस्जिद कहाँ पे मिलेगा उसको, एक दिल्ली में मिलेगा, एक अजमेर में मिलता है। में मिलेगा। कुतुबुल इस्लाम की बात करेंगे तो दिल्ली में मिलेगा, ठीक है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आप चलिए, ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी का स्मृति में कुतुब मीनार की नींव जो थी इसी ने रखी थी, लेकिन उसको पूरा नहीं करवा पाएगा, तो पूरा जो आगे का जो सुल्तान आएगा इल्तुतमिश उसने करवाया था। कुतुबुल इस्लाम मस्जिद की बात करें, अभी जस्ट मैंने बताया दिल्ली में आपको देखने को मिलता है, दिल्ली। निर्माण करता कुतुबुल ऐबक हो जाएगा। अवस्थिति की बात करें कहाँ पे मिलेगा, तो कुतुब मीनार के समीप ही आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है। बात करें वास्तुकला कैसी है, इसकी आर्किटेक्चर कैसी इंडो है, ध्यान में इस्लामिक रखें, इंडो इस्लामिक शैली है, ठीक इंडो है, इंडो इस्लामिक इस्लामिक शैली से निर्मित है, ठीक है, आप इसे ध्यान में रखेंगे। और क्या प्रश्न बन सकता है, तो दिल्ली में स्थित कुतुबुल इस्लाम, ठीक है, मस्जिद, ठीक है, मस्जिद के प्रांगण में प्रसिद्ध लौह स्तंभ चंद्रगुप्त द्वितीय की स्मृति में निर्मित है, ठीक है। ये लौह स्तंभ जो है, ठीक है, कैसा क्या पता किस प्रकार के धातु से बना हुआ है, ठीक है, किस प्रकार का लोहा से बना हुआ है, इतना पुराना होने के बाद भी इसे जंग नहीं लगता है,
ठीक है, जबकि लोहा में थोड़ा सा वातावरण को छोड़ दीजिए, ऑक्सीजन और पानी के संपर्क में अगर खुद ब खुद उसमें जंग लगेगा, रस्टिंग होगा, लेकिन इसमें नहीं हो रहा है, इसलिए विश्व का ध्यान अपने तरफ काफी अधिक इसने आकर्षित किया था। इसको महरौली के लौ ऑस्टन के नाम से भी जानते हैं। निम्नलिखित में से किन वर्षों के दौरान कुतुबुद्दीन ऐबक ने शासन किया था? कुतुबुद्दीन ऐबक का शासन कब से कब था बताइए हमें जरा आप। 1206 से 1206 1210। से लेके 1210 तक, ठीक है। कुतुबुद्दीन 10 ऐबक की राजधानी कहाँ थी? तो लाहौर इसकी राजधानी थी। लाहौर थी, लेकिन दिल्ली लाहौर। राजधानी लाने का श्रेय किसे जाता है? दिल्ली को राजधानी लाने का श्रेय किसे जाता है? इल्तुतमिश, ठीक है, बिल्कुल। ऐबक का अर्थ क्या? इल्तुतमिश, ठीक है। ऐबक का अर्थ क्या होता है? चंद्रमा का स्वामी कहते हैं। हातिम ताई, दूसरा हातिम ताई भी कहते थे, ठीक है। लाख बख्श भी कहते थे। कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने शासनकाल के दौरान मलिक तथा सिपह सलार की उपाधि धारण की, ठीक है। कभी भी इसने आपको सुल्तान नहीं कहा, ठीक है, कभी भी अपने आप को सुल्तान नहीं कहा। हालांकि इल्तुतमिश को सुल्तान की उपाधि मिली थी, हालांकि इनके गुरु को नहीं मिला था, ठीक है, ध्यान रखें, मतलब इनके मालिक को नहीं मिला था, इसने मलिक या फिर सिपह सलार की उपाधि धारण की, ठीक है, ध्यान में रखिएगा। गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? तो इल्तुतमिश को कहते हैं। जो प्रश्न में इल्तुतमिश कंफ्यूजन को। हो गया था, ठीक है, किसे कहते हैं? गुलामों का गुलाम किसे कहते हैं? तो इल्तुतमिश को कहते हैं, ठीक है, आप इसे याद रखेंगे। गुलामों जी को सर। गुलाम किस नाम से परिचित है? इल्तुतमिश को कहते हैं। इल्तुतमिश से संबंधित और क्या क्या फैक्ट है जो कि हमारे एग्जाम में कई बार पूछा गया है? तो दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक इल्तुतमिश को बोलते हैं। राजधानी इसने क्या किया? लाहौर से दिल्ली ट्रांसफर कर दी थी। इल्तुतमिश की जाति की बात, जनजाति की, इलवरी जनजाति का मतलब ये तुर्क था, ठीक है। इसने क्या? तुर्कान चहलगान या फिर 40 दल का मतलब इसे गठन किया। क्या था चालीसा दल? तो चालीसा दल की बात करेंगे, 40 तुर्क सरदारों का एक दल था जो कि मतलब क्या करते थे? प्रशासन में मदद करते थे, मुख्यतः गुलाम का, सॉरी, मुख्यतः मतलब शासक के प्रशासन में मदद करते थे। लेकिन आगे चल के ये बहुत अधिक इंटरफेयर करने लगा, ठीक है। और इसका इंटरफेयर इस लेवल पे बढ़ गया, बलबन को जाके आगे चल के इसका मतलब समाप्त करना पड़ा, क्योंकि बलबन वाज द पार्ट ऑफ देम, ठीक है। बलबन इसका एक हिस्सा था, लेकिन इसके हिस्सा होने के बावजूद इनके सारे सच्चाई से समझता था, इसलिए बलबन ने जाके इसको नष्ट किया, क्योंकि इसने इल्तुतमिश के बाद किसी भी शासक को टिकने नहीं दिया ये लोग 40 दलों ने, ठीक है। रजिया को शास्ता से हटाने का सबसे बड़ा रीजन की बात करेंगे तो एक महिला होना था। इस चीज को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा था तुर्कान चहलगानी का जो 40 सरदारों का जो दल था। इल्तुतमिश के शासनकाल की बात करेंगे, कब से कब तक थे? 1200, ठीक है, ध्यान में रखें, 1211 से लेके 1236 तक था, ठीक है। 4 वर्षों का, बीच में और भी 2 शासक आएंगे, एक क्या रकनुद्दीन फिरोज आता है, बहराम से आता है, ठीक है। उसमें बात करेंगे 4 वर्षों का, आपको रजिया का भी मतलब शासनकाल आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। चंगेज खान ने किसके शासनकाल में भारत पे आक्रमण किया? चंगेज खान ने नसरुद्दीन महमूद। इल्तुतमिश के शासनकाल में नहीं, इल्तुतमिश के शासनकाल में, ठीक है। नसरुद्दीन महमूद के समय किसका आक्रमण होता है? तो नसरुद्दीन महमूद के समय उसका आक्रमण होता है। क्या नाम है उसका? गौरी, किसका आक्रमण था? तैमूर लंग का आक्रमण होता है 1398 में, ठीक है, 1398 में, ठीक है। 1398। इस समय इल्तुतमिश शासक था। एक्चुअली में अगर बात करें तो चंगेज खान भारत के सीमा में प्रवेश नहीं किया था। एक मंगवर्नी नामक एक राजकुमार था जो ख्वारिज्म का राजकुमार था, ठीक है। तो मंगवर्नी जो था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ईरान से भागकर मतलब भारत के इल्तुतमिश से शरण मांगने आया, भाई साहब हमको राजनीतिक शरण दो, असाइलम दे दो। लेकिन इल्तुतमिश ने बहुत अच्छे बुद्धिमत्ता का प्रतीक देते हुए, ठीक है, सो मंगवर्नी को असाइलम देने से इनकार कर दिया, क्योंकि पता था कि मंगवर्नी को असाइलम अगर देंगे, ठीक है, तो किसका हमला होगा हमारे ऊपर? चंगेज खान का हमला होगा, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसलिए मंगवर्नी को उसने मतलब क्या किया, शरण नहीं दिया, ठीक है। मंगोल शासक चंगेज खान तक आया था, सिंधु नदी नहीं क्या पार किया। सिंधु, हाँ, वही तो मैं पार कर रहा हूँ। सिंधु नदी के नहीं पार करोगे तो भारत में नहीं प्रवेश कर सकते ना, ठीक है। तट पे था लेकिन वहां से वापस चला गया, कहते से ये भी एक रीजन था। इल्तुतमिश ने मंगवर्नी को शरण नहीं दिया। उसके बाद उसकी तबियत बहुत अधिक खराब हो गई थी, उम्र भी काफी अधिक हो गया था, इसलिए भी वापस चला गया। मंगोल शासक चंगेज खान भारत पे आक्रमण इल्तुतमिश के शासनकाल में किया। चंगेज खान का मूल नाम जो तिमुचिन था, क्या नाम था? तिमुचिन था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के शासक। इल्तुतमिश ने वर्ष 1221 में दिल्ली पे मंगोलों के आक्रमण से बचाया था, ठीक है। 1221 में, कब? 1221 में 1200। दिल्ली पे मंगोलों के आक्रमण के वजह से इल्तुतमिश ने अनेक प्रभावी कदम उठाए। सबसे पहले कुबाचा का दमन किया, यलदोज का दमन किया। कुबाचा यलदोज कौन थे? तो कुबाचा यलदोज, ठीक है, कुतुबुद्दीन ऐबक के साथ में था। गौरी के 3 मतलब क्या थे? तो गौरी के 3 मतलब क्या थे? ठीक है, गुलाम थे, ठीक है। हाँ, बंगाल का विद्रोहियों का दमन किया, दिल्ली में अमीरों का दमन किया, ठीक है, ध्यान में रखें, दिल्ली के अमीरों का दमन किया, 40 अमीरों दल का मतलब क्या किया? गठन किया, ठीक है। ये सारे के सारे कदम जो थे उठाए थे, ठीक है, मंगोलों के आक्रमण के भय से। ये सारे के सारे, एक बार और ख्वारिज्म का राजकुमार जो था मंगवर्नी, उसको भी शरण देने से इनकार कर दिया था। ये भी एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा गया है, ठीक है, आप लोग इसे याद रखें। टाका जो कि चांदी का सिक्का, जिनमें से किस सुल्तान ने चलाया था, ठीक है, तो ध्यान में रखिएगा इल्तुतमिश ने चलाया था टाका, ठीक है। अगर आप लोग को बहुत डिटेल से पढ़ना है, ठीक है, तो एक किताब आती है आर एस शर्मा,
ठीक है, आर एस शर्मा से अच्छी कोई भी किताब नहीं हो तो मेडिवल इंडिया का हम पेड ग्रुप में पढ़ा रहे हैं, डिटेल्स अगर पढ़ना है तो आप लोग उसमें शामिल हो सकते हैं, तो उसके बाद सर एमसीक्यू करेंगे तो और भी बहुत ही हेल्पफुल रहेगा। ठीक है, सर पेड ग्रुप कहाँ है? पेड ग्रुप में है। ठीक है उसका इंफॉर्मेशन इस फ्री वाले ग्रुप में डाला हुआ है, आप उसको पढ़ के पेमेंट करिएगा, फिर आपको शामिल कर दिया जाएगा, मुझे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, सर तो अभी शामिल आर कर एस शर्मा को दीजिएगा पढ़ाया जा रहा है क्या? हमें शामिल कर दिया सर पेड ग्रुप में। ठीक है, आप स्टार्ट मैसेज कर कर दीजिए। दीजिए, पेमेंट करके मुझे मैसेज कर दीजिए, आपको आज ही शामिल कर दिया जाएगा। ठीक है, ओके तो सर आर एस ठीक है। शर्मा को कितना पढ़ाया जा जमा रहा है करें? हाँ, 18 महीने की वैलिडिटी रहेगी। ठीक कितना है, बीपीएससी कितना मेंस सर? जब तक रहेगा 18 महीने की वैलिडिटी रहेगी। ठीक है, 18 महीने तक ठीक है चलेगा। ठीक है सर। ठीक ओके है, सर। 699 का पेमेंट करना है, 14 स्टूडेंट को इस प्राइस पे हम लोग ले रहे हैं। ठीक है, चलिए इसको प्राइस मत बोलिए, कंट्रीब्यूशन है एक तरह से। ठीक है, चलिए बात करेंगे। ओके इल्तुतमिश प्रथम तुर्क सुल्तान था जिसने शुद्ध अरबी के सिक्के जारी किए थे। इल्तुतमिश ने दो महत्वपूर्ण सिक्के जारी, एक चांदी का सिक्का जारी किया जिसे क्या बोलते हैं, एग्जाम में पूछा जाता है, क्या बोलते हैं, टाका टाका बोलते थे। टका और एक मतलब तांबे का सिक्के जारी किया जिसको क्या बोलते थे, जीतल बोलते थे। जी ठीक है, ध्यान जीतल में रखेंगे, बहुत सुंदर। रजिया सुल्तान दिल्ली सल्तनत के सिंहासन पे किस वर्ष हटाया गया, तो 1240 में इनको दिल्ली के सल्तनत से हटा दिया जाता है। रजिया की बात करें तो पहली ऐसी शासिका थी जो कि मतलब दिल्ली के जनता के द्वारा बनाया गया था, पहली ऐसी शासिका थी, प्रथम मुस्लिम शासिका थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, पहली ऐसी शासिका थी जो पुरुषों के भेष में दरबार में जाती थी, 1236 से लेकर 1240 तक शासक रही थी। और पिताजी का इच्छा था से मेरी बेटी ही मतलब आगे चल के मतलब क्या बने, राजकुमारी बने। शासक बने। हाँ, राजिया जी सुल्तान से संबंधित अन्य प्रमुख तथ्य की बात करेंगे तो राजिया सुल्तान इल्तुतमिश की पुत्री थी, दिल्ली सल्तनत का भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका थी। राजिया सुल्तान ने पर्दा प्रथा को त्याग कर दिया, पुरुषों के समय काबा, काबा क्या होता है, कोट होता है। कुलाह की बात करेंगे, टोपी पहनकर जनता के समक्ष प्रस्तुत होने लगे। राजिया सुल्तान की हत्या की बात करें 1240 में कर दी, कहाँ पे किया गया, जगह का नाम याद है, कैथल में किया गया। कहाँ पे किया गया, कैथल कैथल पड़ता है, कैथल कहाँ पड़ता है, हरियाणा में पड़ता है, वहां पे डाकू के द्वारा इनकी हत्या कर दी गई। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। ठीक है, विवाह किससे हुआ था, सर रजिया का विवाह किससे हुआ था, अल्तुनिया अल अल्तुनिया से अल्तुनिया से विवाह हुआ था। अल्तुनिया से हुआ था। एक्चुअली में अल्तुनिया विवाह से नहीं हुआ था, एक तरह का सैनिक संधि थी। ठीक है, एक तरह का सैनिक संधि थी। अल्तुनिया सपोर्ट करने की बजाय रजिया को बोला से आप हमसे शादी करेंगी देन हम आपको सपोर्ट करेंगे। ठीक है, चलिए भारत की प्रथम महिला मुस्लिम शासिका की बात करें कौन थी, ध्यान में रजिया सुल्तान थी। इस प्रश्न की व्याख्या आप देखेंगे। अब चलेंगे, बलबन ने अपने आप को ठीक है श्रेष्ठ दिखाने के लिए कौन सी उपाधि धारण की, तो उसने रजिया खुद को मतलब जिल्ले इलाही, ठीक है ध्यान में रखेंगे, कौन सी उपाधि धारण की, तो जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, बलबन ने कौन सी उपाधि धारण सर की, तो जिल्ले इलाही की उपाधि धारण की। रजिया सुल्तान को सर किसने कहा था कि ये औरत शासक न होकर पुरुष शासक होती तो इसका नाम महान शासकों में आता। हाँ, एक इतिहासकार ने कहा था, उसका नाम है नाम भूल रहा मिनहाज हूँ लेकिन सिराज किसी, नहीं ए के मिनाज सिराज है, नहीं सर, ए के ब्रिटिश है कोई, था। हाँ, ए ब्रिटिश है। के था। हाँ ठीक है, ध्यान में रखिएगा, बिल्कुल ठीक है। क्या बलबन बोले की बात कहिए, ऑप्शन आंसर क्या था? इल्फिस्टन इल्फिस्टन इल्फिस्टन। हिस्टन का नाम नहीं सुने हैं, वही थे, बोले थे कि ठीक है, जैसे बलबन की बात की, यह भी इल्बरी तुर्क का था। इल्तुतमिश की बात करेंगे, वह भी इल्बरी तुर्क था। बलबन का मूल नाम की बात का बहाउद्दीन था। बलबन के शासनकाल की अवधि करेंगे 1266 से लेकर 1286 तक रहे। ठीक है, बलबन ने जिल्ले इलाही, जिल्लाह इलाही ईश्वर की छाया की उपाधि इसने धारण की थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। आगे चलेंगे तो एक प्रश्न और भी आप देखिए, निम्नलिखित में से किसने दिल्ली के सुल्तान बलबन के विरुद्ध विद्रोह किया और स्वयं को वर्ष 1279 में बंगाल का स्वतंत्र शासक कर दिया। ठीक है, तो ध्यान में रखें किसने किया था, तो उसका नाम था तुगलिक बेग। तुगरिल बेग। क्या नाम था उसका, तुगरिल बेग। ध्यान में रखेंगे, तो 1279 में बंगाल के सूबेदार तुगरिल बेग ने ठीक है बलबन के विरुद्ध विद्रोह किया, और इस समय इस विद्रोह का दमन की बात करेंगे स्वयं बलबन ने किया। ठीक है, काफी सशक्त शासक माना जाता था बलबन। ठीक है, ध्यान, तुगरिल बेग ने अपने नाम के सिक्के भी जारी किए थे। ठीक है, ध्यान में रखना। बलबन ने निम्नलिखित में से दिल्ली के किस सुल्तान को नायब के रूप में काम किया, ठीक है, नसुद्दीन महमूद। ठीक है, नसुद्दीन महमूद साहब की बात करेंगे, इनके नायब के रूप में इसने काम किया था। नसुद्दीन महमूद की बात करें, बलबन का दामाद भी था ना नसुद्दीन महमूद, क्या था, बलबन का नसुद्दीन महमूद की बात करेंगे तो बलबन का दामाद था। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। ठीक है, बलबन ने नसुद्दीन महमूद के यहाँ नायब के रूप में कार्य किया। ठीक है, ध्यान, नसुद्दीन महमूद की बात करें, इल्तुतमिश का पुत्र था, ध्यान में रखेंगे।
बलबन को उलुग खान की उपाधि जो थी नसरुद्दीन महमूद ने ही दिया था। तो पहले दरबार शासक बनता है, ठीक है, नसरुद्दीन महमूद के बाद ही फिर से बलबन शासक बन जाता है। नसरुद्दीन महमूद जो था, ठीक है, ये ध्यान में रखिएगा, बहुत ही मतलब बढ़िया शासक थी। इसी को ना बोलते हैं टोपी सीकर अपना जीवन व्यतीत करता था, नसरुद्दीन महमूद ही था ना। यस जी सर। सर। ठीक है, भारत का प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली का बनाया गया, क्या नाम है उसका? बलबन का मकबरा, ठीक है, हुमायूं का मकबरा या फिर ऐबक का मकबरा, क्या हो जाएगा? तो ध्यान में रखिएगा, बलबन का मकबरा बलबन। सॉरी, बलबन का मकबरा कौन होता है? बलबन का बल मकबरा। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित है, कौन सा? बलबन का मकबरा है। बलबन का मकबरा आपको कहाँ पे? ठीक है, दिल्ली में राय पिथौरा किले के समीप आपको देखने को मिलेगा। बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम मेहराब वास्तविक रूप में दिखाई गई पड़ती है, ठीक है। ध्यान रखो, मेहराब क्या होता था? तो ऐसे करके जो होता था मेहराब, ठीक है, एक हिस्सा से गोबर। दूसरे हिस्सा को कनेक्ट करने वाला। गुबंद नहीं, ठीक है, गुबंद तो ऊपर ऊपर में होता था, एक हिस्सा को मतलब ये पिलर है, ठीक है, ये पिलर है, ये पिलर है, ठीक है। तो इसको इसको कनेक्ट करने के लिए होता था ना, इसको आर्क बोलता है, ठीक है, उसको मेहराब होता था। इसमें आपको दिखेगा बलबन के मकबरा में, ठीक है। अब हम आपको बलबन का मकबरा आपको हम दिखाते हैं। देखिए समझाते हैं। क्या आ गया ये बलबन के मकबरा में? ये तो डिशेज खुल रही है। ये है ठीक है बलबन सर, का आपका मकबरा। ये क्या खुल गया सर? बिंग वाला जो है ना, अच्छे से सर्च नहीं लेता है। का दूसरा चीज है बिंग वाला ना, इसका हमको लगता है वो चेंज करना पड़ेगा। ये गूगल जो होता है ना, हम लोग की भावना को समझता है, ठीक है। जैसे सर को अभी दिखाता हूँ, भूख लग समझाता हूँ। हम्म 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 देखिए ये आर्क है, ठीक है, देख रहे हैं ना, ये आर्क है, इसको आर्क बोलते हैं, ठीक है, दिख मेहराब नहीं बोलते रहा हैं, है ठीक है। सर। अरे ये दिख दिखेगा तो ना, रहा। धैर्य रखिए। कहाँ दिख रहा है? चला गया वो। ये है, ठीक है, चला गया? नहीं, ये मतलब आर्क कभी आपको, दिखा ही नहीं ना। ठीक है। वीडियो शो नहीं कर रहा है आपका, लाइव वीडियो जो कर पढ़ाते हैं रहा अरे लाइव है। कैसे नहीं शो वीडियो। कर रहा है? दिख तो दिख रहा रहा है, है सर, दिख रहा है। ठीक है। इसको आर्क बोलते हैं, ठीक है, मेहराब। ठीक है। ये मेहराब है, ठीक है, ध्यान हमें में क्या रखिए, नहीं दिख गुबंद रहा इसको है? नहीं बोलेंगे। नहीं दिख रहा है, ये आपकी दिक्कत है ना, आप कट कर फिर से आइए। क्या है ये? ध्यान में रखिए, सर नेट ये प्रॉब्लम आपका होगी। आर्क है, ठीक है, क्या है ये? आर्क है, ठीक है। एकदम साफ ये शुद्ध सुथरा। इस्लामी शैली के बनाया गया था, जिसमें मतलब पूरी तरह से आर्क का इसमें प्रयोग किया गया था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। दिख रहा है ना? शुद्ध इस्लामी शैली। हाँ इस्लामी ठीक है, शैली मतलब कि फारसी शैली हाँ ना सर? कौन सी शैली बिल्कुल मतलब? बिल्कुल। हाँ। हाँ तो देख रहे हैं, ये आर्क का प्रयोग इसमें किया कहाँ गया पे है, है ठीक सर है, ये ये आप वाला? देख रहे हो। ये दिल्ली में आपको देखने को, राय पिथौरा में आपको देखने, ये आर्क है आपका, ठीक है। गुबंद ऐसा नहीं होता है, गुबंद ऊपर में होता है, बिल्डिंग के हिस्सा में गुबंद होता है। गुबंद गुबंद आपको देखना है तो ताजमहल का देखिए, ताजमहल में जो देखेंगे वो गुबंद है ऊपर में, ठीक है। और गुबंद तो ऊपर दूसरा वाला। होता है, ठीक है। हाँ। हाँ गुबंद भी आपको मैं समझा देता हूँ, गुबंद क्या होता है, ठीक है। ठीक है, गुम्बद। गुम्बद। और ठीक है, तो यहाँ पे आप देखोगे ताजमहल में, देखिए तो इसमें आपको गुम्बद आपको देखने को मिलेगा, तो वो भी हालांकि वो भी आपको फारसी शैली में ही आपको देखने को मिलता है। देखेंगे तो यहाँ पे ताजमहल, ठीक है। हाँ वो दिख रहा है ऊपर वाला टॉम्ब। हाँ ठीक है, टॉम्ब वो माने गुम्बद। गुम्बद है, ठीक है, ध्यान रखिए क्या है, ये हम्म, गुम्बद है, ठीक है, दिख रहा है ना। ठीक है, हम्म। क्या दिख रहा है आपको ये? ठीक है, तो आप देखोगे तो ये गुम्बद है आपका, ठीक है, खोल ले दीजिए इसको। बढ़िया दिख रहा है एकदम। ठीक है, ये गुम्बद है, ठीक है, जहाँ गुम्बद। चलो वीडियो चला गया। हम्म, ये देखेंगे, ये फिर आर्क है, ठीक है, जब प्रवेश करने के अंदर में जाते हैं ना तो ये आर्क दिख रहा है, ठीक है, आर ये दिख कौन रहा है, सा ये है? आर्क है ये, ठीक है। ये रास्ते में जो आप प्रवेश करते हो, क्या है? ये आर्क है, ठीक है। क्या हम्म, दिख रहा है ये? तो ये आर्क आर। दिख रहा है, ठीक है, मैं इसको समझा देता हूँ आपको, ठीक है।
ये आर्क है, ठीक है, अंदर में प्रवेश करेंगे फिर ये आर्क है, ठीक है, आर्क के ऊपर गुंबद हो सकता है, ठीक है। आर्क क्या होता है, दो दरवाजे, ये जो दिख रहा है ना, ये वाला हिस्सा जो दिख रहा है ये आपका गुंबद है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। इसको मीनार बोलेंगे, ठीक है, चार गो जो किनारे किनारे पे जो खराब देख रहे हो ना, ये क्या है, तो ये मीनार है, दिख रहा है ना, मीनार। ये चार गो जो खरा जो है क्या है, मीनार है, ठीक है, ध्यान में रखेंगे, ठीक है। अगर भारतीय वास्तुकला का एग्जाम्पल कैसे करके, जो पंचायतन शैली का मंदिर जो होता है, इसको बीच में अगर मंदिर समझते हो, चार गो किनारे किनारे पे का मंदिर समझते हो ना, तो ये पंचायतन शैली में आपको ये देखने को मिलता है। तो इसमें आर्क है, जो कि मतलब आर्क और बात करेंगे, आर्क और बात करेंगे, मीनार की बात करेंगे ना, आर्क होगा, मीनार होगा, गुबंद जो हो गया ना, तो आपको कहाँ पे दिखेगा, तो ये आपको दिखेगा कहाँ पे दिखेगा, तो ये आपको फारसी शैली में आपको देखने को मिलता है। बाकी इसको जो हाइट पे बनाया गया है, चारों पे किनारे किनारे पे अलग अलग तरीके से बनाया गया है, तो ये आपको पंचायतन शैली में आपको देखने को मिलता है, इसलिए इंडो इस्लामिक कल्चर भी इसको कहते हैं, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। वीडियो दिख रहा था कि नहीं दिख रहा है आप लोग को? दिख रहा है। सर वीडियो अभी तक में हमको नहीं दिखा सर, आपने आप तो नहीं दिखा है तो इट्स नॉट माय फॉल्ट, ठीक है। ताजमहल इसमें घुमा देखिएगा, दिए इसमें सर। लिखा हुआ है, ठीक है, इसमें क्या लिखा हुआ है, इस पे आप देखेंगे तो एकदम फारसी में पूरा कलमा दिख वगैरह रहा है सब कुछ सर, लिखा होता है, उसको ध्यान से देखेंगे ना, दिख रहा है। जूम करके देखेंगे ना, तो हर चीज में कुछ ना कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, हर कुछ में हमको कुछ सर ना कुछ वीडियो लिखा हुआ है म्यूट फारसी नहीं से। ना किए हैं अरे हम म्यूट हम करेंगे तो आप बोल ही नहीं पाएंगे, सर, मूर्ख वाली बात क्यों वॉइस करते नहीं हैं? वीडियो म्यूट ना। ठीक है, पर सर ये मंदिर वीडियो कैसे कैसे था, म्यूट हो सकता है, ठीक मंदिर है, को रेनोवेट वीडियो कैसे करके म्यूट हो सकता है, बोलेंगे तो आप पूरी तरीके से ताजमहल बोलेंगे तो नहीं तो बोले। देखिए ये सब जो है सो आपको क्या है, ये सब मेहराब का एग्जाम्पल, ये सब मेहराब है, ठीक है, मंदिर था ये। ठीक है। चलिए, आई थिंक आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा चित्र के माध्यम से। मेहराब, गुंबद, मीनार। मेहराब ये होता है, ठीक है, गुंबद ये है, हम्म, ठीक है, मीनार जो चारों किनारे पे जो खड़ा है उसको क्या बोलते लगा हैं, हुआ था, वो हाँ बोलते हैं, ठीक खड़ा है। हुआ था तार। चलिए, ताजमहल घुमा दिए सर। फ्री में वो भी। वो भी फ्री में। धन्यवाद सर। आपको भी। चलिए, लैपटॉप लगता है स्लो हो गया क्या, बहुत समय ले रहा है खुलने में। चलिए आगे चलते हैं। हाँ, तो यहाँ पे मैं बात कर रहा था बलबन का मकबरा, भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली से निर्मित है, बलबन का मकबरा, ठीक है। बलबन का मकबरा दिल्ली में राय पिथौरा किले के समीप है। बलबन के मकबरे में सर्वप्रथम मेहराब का प्रयोग हुआ था, ठीक है, वास्तविक रूप दिखाई पड़ता है। दिल्ली के निम्नलिखित सुल्तानों में किस सुल्तान ने सिजदा एवं उपवास की व्यवस्था शुरू की, ध्यान में रखेंगे, बलबन। ठीक है, क्या बलबन ने, किसने की थी, बलबन। इसमें क्या होता था, सिजदा और पैबोस में, सिजदा का मतलब क्या होता था, झुकना होता था, ठीक है, एक पैर पे झुकना। झुकते थे, पैबोस में मतलब सुल्तान का मतलब पैर को क्या करते थे, चूमते थे। वहां पे तुर्क अमीर जो था ना, बहुत अधिक उसका जो ना, बहुत अधिक मन नहीं बोलते, उनका बहुत अधिक वो हो गया था, ठीक है, अपने आप को कभी कभी उन्हें सुल्तान से भी ज्यादा समझने लगते थे, इसलिए इस प्रथा को शुरू किया गया ताकि उनको बताया जाए, ऐसा मतलब ना से आप सुल्तान से कभी भी बने रहो, ठीक है। हालांकि सिजदार पवोस प्रथा को उसने शुरू किया था, और इस प्रथा को बंद कर दिया था किसने, सिजदा पवोस प्रथा को इसी बंद ने किसने कर दिया था, बाबर ने ही तो खत्म ये किया था सर। किसने, औरंग हाँ सॉरी सॉरी, वो ये नहीं, वो तो आपका 40 ये सदन था। औरंगजेब किया हाँ था। हाँ। नहीं जब औरंगजेब नहीं, और नहीं नहीं सिजदा आसपास में पवोस पहुंच तो गई है, कहाँ? लेकिन सिजदार पवोस को समाप्त किया शाहजहां ने, किसने किया था, शाहजहां ने। शाहजहां। शाहजहां ने। शाहजहां ने इसे बोला था, भाई साहब ये तो ईश्वर के खिलाफ गुनाह है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति अगर केवल सर झुका रहा है तो केवल ईश्वर का सर झुका है, न कि सुल्तान का, ठीक है, ध्यान रखते हैं। हाँ शाहजहां ने इस प्रथा को समाप्त कर दिया था, ठीक है। लौह एवं रक्त की नीति की बात करें, लौह एवं रक्त की नीति बलबन ने शुरू किया था। बलबन। नवरोज जो कि फारसी त्योहार था वो भी बलबन ने किया था, क्योंकि फारस लोग, ईरानी लोग इसे समर्थन लेने के लिए बलबन ने इस त्योहार का शुरुआत किया था। सिजदा में पवोस नीति की प्रारंभ की थी। दीवान आज नामक सैन्य विभाग की स्थापना भी की थी। तुर्कान ने चाहलगानी, जिसका कभी सदस्य हुआ करता था, उसको दमन भी किया था। दिल्ली सल्तनत हाँ। के काल के दौरान नवरोज मनाने की प्रथा किसने शुरू की थी, ध्यान में रखेंगे, तो गयासुद्दीन बलबन ने बलबन। शुरुआत की बलबन थी, ने। ठीक है, ध्यान में रखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से दिल्ली सल्तनत के दौरान गुप्तचर विभाग के प्रमुख थे, ठीक है, तो ध्यान में बरीद मुमालिक जो थे गुप्तचर विभाग के गुप्तचर मतलब क्या विभाग होते का। थे, प्रधान हुआ करते थे, ठीक है। आप देखेंगे दीवान इंसा की बात करेंगे तो क्या होता है, शाही पत्राचार का सचिवालय से संबंधित है। दीवान दर की बात करेंगे तो राजा के घरेलू तथा व्यक्तिगत कार्यों का प्रमुख होता था। दीवान अमीर कोही की बात करेंगे तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कृषि से। ठीक है, ये ध्यान में कृषि रखेंगे। विभाग था। हाँ, कृषि विभाग का आई दीवान। थिंक एमबीटी के समय में आया था ये, हाँ एमबीटी।
ठीक है, ध्यान में रखेंगे, इंपॉर्टेंट है ये, कई बार प्रश्न पूछा गया। उसके बाद अगर मैं बात करूं, ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे, अमीर-ए-दाद क्या था, सुल्तान की अनुपस्थिति में मजलिस की अध्यक्षता करता था अमीर-ए-दाद। निम्नलिखित अध्यक्ष ने शाही दरबार में एक महत्वपूर्ण पद था, ठीक है, दिल्ली सल्तनत के शाही दरबार में महत्वपूर्ण पद था जो सभी विभागों के सामान्य पर्यवेक्षक की भूमिका थी, तो इसको बोले दीवाने बिजारत। ठीक है, दीवाने बिजारत जो था एक तरह से प्राइम मिनिस्टर के मतलब तथ्य रखता था, एक वजीर से संबंधित विभाग था, प्राइम मिनिस्टर था। प्राइम मिनिस्टर क्या होता है, टोटल काउंसिल का हेड होता है ना, तो जितना भी डिपार्टमेंट था ना सबको मतलब पर्यवेक्षक के दर्जा पे रखता था, सारा डिपार्टमेंट जो था इसी के अधीन काम करता था। इससे जो बड़ा जो होता था वो केवल सुल्तान होते थे, ठीक है, तो सारे डिपार्टमेंट को देख रेख करने के लिए काम होता था। वजीर से संबंधित विभाग कार्य की बात करें, वित्त तथा लोक प्रशासन के प्रत्येक क्षेत्र पर नियंत्रण करना। और दीवाने बिजारे जो था वित्त का प्रमुख होता था, इनके बाद पैसे वित्त विभाग भी इसी के अधीन आता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। सबसे प्रमुख विभाग जो था यही था। तुगलक काल को वजीर के पद को स्वर्ण काल माना जाता था, बलबन के समय वजीर का पद, ठीक है, निम्नतम स्तर पर पहुंच गया, ठीक है, तो तुगलक काल में ये बहुत ही ऊंचा था, लेकिन बलबन के समय में ये बहुत ही निम्नतम स्तर पर पहुंच जाता है। दीवान वकूफ की बात करेंगे तो जलालुद्दीन खिलजी के द्वारा स्थापित विभाग था। कार्य की बात करें, इस विभाग का मुख्य कार्य, ठीक है, वह संबंधित कागजातों की देखभाल करना था, दीवान वकूफ। तो दीवान मुस्तक राज की बात करेंगे तो राजस्व संबंधित था, अलाउद्दीन खिलजी ने इसे बनाया था, दीवान मुस्तक राज को इंपॉर्टेंट है, अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया था। दीमार अमीर कोही की बात करें, कृषि से संबंधित था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये किसने बनाया थे, तो एमबीटी ने बनाया थे, मोहम्मद बिन तुगलक ने बनाया था, ठीक है, प्रश्न पूछे जाते रहे, आप लोग इसको ध्यान में रखें। दिल्ली सल्तनत में निम्नलिखित में से किन्हें थे बंदगान के रूप में जाना जाता है। बंदगान क्या था, तो सैन्य सेवा के खरीदे गए दानों के लिए खास गुलाम का विभाग जो था दीवाने बंदगान था, ठीक है, ध्यान रखेंगे। दीवाने किसने बनाया था, दीवाने बंदगान को किसने बनाया था, फिरोज शाह तुगलक। फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। फिरोज शाह तुगलक के समय के बंदगानों की संख्या बात करेंगे सर्वाधिक थी, गुलामों की संख्या सर्वाधिक किनके समय में थी, तो 1 लाख प्लस गुलाम जो था इनके समय था। अगर पूछेगा गुलामों का विद्रोह किसके समय में हुआ, तो गुलामों का विद्रोह की बात करेंगे तो वो भी आपको फिरोज शाह तुगलक के समय में ही होता है, ठीक है। बंदगान की बात करें, सैन्य सेवा के लिए खरीदे गए खास गुलाम होते थे, ठीक है, सैन्य सेवा के लिए। दीवान बंदगान फिरोज शाह तुगलक द्वारा स्थापित दासों से संबंधित विभाग था। कार्य क्या होता है, दासों की संख्या वृद्धि तथा उनकी समस्याओं का निराकरण करना। फिरोज शाह तुगलक को गुलामों का शौक था, फिरोज शाह तुगलक दरबार में दासों की संख्या सर्वाधिक थी, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। बात करते आगे क्या प्रश्न है, ठीक है, ध्यान में रखना है आपको। हाँ, प्रसिद्ध विद्वान अल-बिरूनी के मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा था, तो अल-बिरूनी ने, ठीक है, प्रसिद्ध विद्वान अल-बिरूनी ने मुख्य रूप से किस भाषा में लिखा था, प्रसिद्ध विद्वान अल-बिरूनी ने मुख्य रूप से क्या भाषा में क्या लिखा था भाई, ठीक है, तो इसने किताबें जो लिखी थी अरबी में लिखी थी, ठीक है, जिसका नाम क्या, अल-बिरूनी का पुस्तक का नाम क्या है, क्या नाम है इसके पुस्तक का, किताबुल हिंद की बात करेंगे, तहकीक हिंद की बात करेंगे। अल-बिरूनी मुख्य रूप से अरबी भाषा का विद्वान था। अल-बिरूनी भारतीय इतिहास के प्रथम जानकार के रूप में प्रसिद्ध है। अल-बिरूनी महमूद गजनवी का समकालीन था। अल-बिरूनी पुराणों के अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान था, जो कि आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, VVI है, आप इसे याद कर ले। जफर खान की बात करेंगे, दिल्ली सल्तनत के निम्नलिखित में किस शासक का प्रसिद्ध सेना था, तो ध्यान में रखिएगा ये अलाउद्दीन खिलजी का था, जो कि मतलब क्या मंगोलों के आक्रमण के दौरान जफर खान को मारा गया था, ठीक है, ये भी प्रश्न पूछता है, ठीक है, अलाउद्दीन खिलजी का, ठीक है, कौन सा प्रसिद्ध सेनापति था जो कि मंगोलों का आक्रमण दबाने के दौरान मारा गया था, तो क्या बताएंगे, जफर खान। क्या बताएंगे, जफर खान। जफर खान की बात करें, दिल्ली सल्तनत का शासक अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था। जफर खान मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मारा गया था। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल के दौरान उसके साम्राज्य पर मंगोल ने अनेक बार आक्रमण किया था, ठीक है, बाद में जाकर मंगोलों से संधि कर लेता है, मंगोल को दिल्ली में आकर बसा देता है, ठीक है। मंगोल जो थे इस्लाम धर्म से संबंधित नहीं थे, पॉइंट टू बी नोटेड, ठीक है। मंगोल जो थे उनका एक अलग धर्म था, ठीक है। अगर बात करेंगे, ये आपका चंगेज खान का भी धर्म इस्लाम नहीं था, ठीक है। दिल्ली में जब आकर बसे, इनके साथ संधि हो जाती है, इनको नवीन मुसलमान घोषित किया गया, क्योंकि सारे के सारे इस्लाम में कन्वर्ट होते हैं, तो क्या होते हैं, क्या कहलाते हैं, नवीन मुसलमान कहलाते हैं, ठीक है। तो मंगोलों को ही नवीन मुसलमान कहा गया था, ठीक है, ध्यान रखें। बाद में जाके फिर से इनके बीच में मतभेद हो जाता है, ठीक है। मतभेद किस बात को, युद्ध में लूटे हुए धन के बंटवारे को लेकर मतभेद हो जाता है, क्योंकि युद्ध में जो लूटे हुए धन, उसको क्या बोलते, खम्स बोलते थे ना, ठीक है। तो अलाउद्दीन खिलजी जो था खम्स में मतलब थोड़ा उल्टा सीधा काम कर दिया था। पहले क्या था, 80 और 20 का रेशियो होता था, जिसमें 80 जो लूट के लाता था उसे, और 20 जो था किसे मिलता था, सुल्तान को मिलता था। अलाउद्दीन खिलजी ने बोला नहीं, 20 तुम लो, 80 हमें दो, ठीक है। तो इसको लेकर विवाद हो गया था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत के किस शासक ने अपने आप को खलीफा घोषित किया, ठीक है, तो मुबारक खिलजी ने अपने आप को मतलब क्या खलीफा घोषित किया। कुतुबुद्दीन ऐबक की बात करेंगे, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने दिल्ली सल्तनत का प्रथम शासक था जिसने अपने आप को खलीफा घोषित किया था। कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी ने वर्ष 1317 ईस्वी में देवगिरी पर विजय प्राप्त की थी, ठीक है। तो ध्यान में रखिएगा, कुतुबुद्दीन मुबारक खिलजी देवगिरी दौलताबाद को कहते थे, ठीक है। अमीर खुसरो की रचित, ठीक है, अमीर खुसरो नूह ए सिपेहर,
में, ठीक है, मुबारक खिलजी के शासनकाल का वर्णन देखने को मिलता है। बहुत सुंदर है अमीर खुसरो। अमीर खुसरो की बात करेंगे दिल्ली के, ठीक है, पहले बार खरी बोली का प्रचलन जो था अमीर खुसरो ने ही किया था। ये पहले ऐसे मतलब मुसलमान कह लीजिए, पहले ऐसे मतलब कह लीजिए जो अपने आप को खुद को मतलब हिंदुस्तानी कहते थे, ठीक है। अमीर खुसरो को तूतीय हिंद कहते हैं, ठीक है, अपने आप को हिंदुस्तानी कहते थे, खरी बोली का प्रचलन किया था। नूहे सिपैर लिखा था, हिंदी को भी बढ़ावा दी थी अमीर खुसरो ने, ठीक है। अपने आप को अरब कहलाने का इनको कोई शौक नहीं था, खुद को हिंदुस्तानी कहा करते थे। उस समय अरब कहना खुद को श्रेष्ठ बताना था, लेकिन अपने आप को इन्होंने हिंदुस्तानी कहना मतलब शुरू किया, ठीक है। नूहे सिपैर की रचना की थी, खरी बोली को बढ़ावा दी थी, जो कि हिंदी से मिलता जुलता था, ठीक है। मुबारक खिलजी के शासनकाल का वर्णन आपको नूहे सिपैर में आपको दिखेगा, जो कि किसके द्वारा लिखा गया है? अमीर खुसरो। अमीर किसके खुसरो। द्वारा? बिल्कुल अमीर खुसरो के द्वारा लिखा गया है, ठीक है। आप इसको ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, एग्जाम में आपको कहीं ना कहीं दिखेगा, हो सकता है इस बार ही पूछ दे, ठीक है। निम्नलिखित में किसको दास्ता का बंदगान कहा गया? तो किसको दस्तार बंदगान कहा? उलेमा को कहा गया। किसके क्या? उलेमा को। उलेमा कौन होते थे? तो उलेमा की बात करें धार्मिक, हाँ ठीक है, ध्यान रखें, धार्मिक मतलब क्या कहते हैं उसको, पद पे होते थे आसीन व्यक्ति को उलेमा कहते थे। दस्तार बंदगान का शाब्दिक अर्थ पगड़ी धारण करने वाला। सल्तनत काल में नायक तथा धार्मिक पदों पर आसीन व्यक्ति को उलेमा, सामूहिक रूप से दस्तार बंदगान पगड़ी धारण करने वाला भी कहा जाता है, ठीक है। राजा के कार्य प्रणाली में उलेमाओं का बहुत बड़ा हस्तक्षेप आपको देखने को मिलता है, ठीक है। उलेमा जो था पूरी तरीके से राज्य काट को धार्मिक नियम के आधार पर चलाना चाहता था, ठीक है। मध्यकालीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा आकार की दृष्टि से आरोही क्रम में अनुक्रम है? ठीक है, तो ये क्वेश्चन बहुत है। परगान, इसके क्या बोले? परगान, परगना होगा, फिर सरकार होगा, फिर मतलब क्या होगा? सूबा होगा, ठीक है, ध्यान रखेंगे। कैसे था? तो संपूर्ण साम्राज्य की बात करें, सूबा में विभाजित, संपूर्ण साम्राज्य जो था सूबा में विभाजित था। सूबा के बाद सरकार होता था, और सरकार के बाद परगना होता। सूबा को अगर आप राज्य समझते हो तो सरकार को आप जिला समझ लो, ठीक है। इसको आप एक तरह से क्या समझना था? प्रखंड समझ लो, ठीक है। इस तरीके से चीजें आपको चलती थी। संपूर्ण साम्राज्य को कितने सूबा में बांटा गया था? संपूर्ण साम्राज्य को प्रांत में विभाजित, जिसको सूबा कहते थे। प्रत्येक सूबे का अनेक इकाइयों में विभाजित किया गया था। इन इकाई को सरकार कहते थे। अनेक सरकार को परगना में विभाजित किया गया था। परगने के अंतर्गत क्या आते थे? ग्राम आते थे। परगना को किसमें बांट देंगे? तो परगना आपको चला जाएगा गांव में चला जाएगा, क्योंकि बहुत सारे प्रखंड किसके मिलकर बनेंगे? तो सबसे पहले क्या हो जाएगा? सबसे पहले देश, इनको क्या साम्राज्य बोलते थे। साम्राज्य के बाद सूबा, सूबा के बाद सरकार, सरकार का परगना, परग्राम के बाद क्या होता था? ग्राम होता था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। फारसी का प्रथम कवि कौन था जिसने अपनी रचनाओं में भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया? तो मैंने कहा अमीर खुसरो, जो कि खुद को अपने हिंदुस्तानी कहलाना इनको ज्यादा पसंद था, ठीक है। अपने आप को तुर्क अमीर ये सब कहना इनको नहीं पसंद था, ठीक है, ध्यान में रखें। उनका नाम था अमीर खुसरो। अमीर खुसरो ने भारतीय पर्यावरण को चित्रित किया था इन्होंने, ठीक है, भारतीय कल्चर को बढ़ावा दिया था, इसलिए इनको तूतीय हिंद के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। अमीर खुसरो का वास्तविक नाम की बात करें, अबुल हसन यामुद्दीन खुसरो था। क्या नाम था? अबुल हसन यामुद्दीन खुसरो था, ठीक है। अमीर खुसरो स्वयं के तूतीय हिंद या फिर हिंदुस्तान का तोता कहता था। अमीर खुसरो खरी बोली के विकास में अग्रणी भूमिका निभाई, जो कि मैंने पहले भी आपको बोला, ठीक है। अमीर खुसरो की नई फारसी काव्य शैली के सबक हिंद या फिर हिंदुस्तानी शैली का जन्मदाता भी था। अमीर खुसरो की रचनाओं का मौलिक तत्व भारतीय पर्यावरण से संबंधित था, ठीक है। दिल्ली सल्तनत का काल में, ठीक है, तबकाते नासरी की रचना किसने की? तो तबकाते नासरी की रचना की महनाज उस सिराज ने की थी। किसने की थी? तो तबकाते नासरी की रचना की बात करें, महनाज सिराज ने की थी, ठीक है। सिराज के नाम आप लोग ध्यान में रखेंगे। दिल्ली सल्तनत काल में तबकाते नासरी की रचना की बात करें, महनाज सिराज ने की थी। तबकाते नासरी की रचना की भाषा की बात करें, कौन सी भाषा है? तो फारसी भाषा है, ठीक है। तुगलकनामा की रचना की बात करें, अमीर खुसरो ने तुगलकनामा की रचना की थी। इंपोर्टेंट पुस्तक है, पूछा जाता है, ठीक है। अमीर खुसरो ने क्या की थी? तुगलकनामा की रचना भी की थी। तारीख फिरोजशाही की रचना जियाउद्दीन बर्नी ने की थी। इंपोर्टेंट पुस्तक है, कई बार पूछा गया, जियाउद्दीन बर्नी। ताजुल मासिर की रचना की बात करें, हसन निजामी ने की थी, ठीक है। किसकी? ताजुल मासिर की रचना। एक बार मैं आपसे पुस्तक का नाम पूछ रहा हूं, आप हमें बताइए ताजुल मासिर की रचना किसने की थी? क्या बताएंगे? ताजुल मासिर। हसन निजामी। तारीख फिरोजशाही की रचना किसने की थी? जियाउद्दीन बर्नी। तुगलकनामा की रचना किसने की थी? तुगलकनामा की रचना अमीर खुसरो। अमीर खुसरो, ठीक है, ध्यान रखें। महनाज सिराज के, सॉरी, तबकाते नासरी की रचना किसने की थी? महनाज सिराज ने, ठीक है। फवायदुल फवाद जिसकी रचना अमीर हसन अल सीजी ने की थी, में किसकी बातचीत का विवरण आपको देखने को मिलता है? फवादुल फवाद जिनकी रचना अमीर हसन अल सिराजी ने की थी, इसमें किसकी बातचीत का विवरण आपको देखने को मिलता है? तो निजामुद्दीन औलिया। किसका? तो निजामुद्दीन औलिया का नाम आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फवायदुल फवाद नामक पुस्तक के लेखक अमर हसन सिज्जी थे, ठीक है। क्या नाम था? फवायदुल फवाद की पुस्तक के लेखक कौन है? अमीर हसन अल सिज्जी। इस पुस्तक में शेख निजामुद्दीन औलिया की बातचीत का विवरण आपको देखने को मिलता है। अमीर खुसरो शेख निजामुद्दीन औलिया का प्रिय शिष्य था। अमीर खुसरो किनके शिष्य थे?
निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। निजामुद्दीन औलिया की बात करेंगे, इनकी किनके नहीं बनती थी, इनको बोला हुनूल दिल्ली दुरस्त अस्ती। गयासुद्दीन तुगलक। बिल्कुल, गयासुद्दीन तुगलक से नहीं बनती थी। गयासुद्दीन तुगलक जब बंगाल विजय करके लौट रहा था तो इसको पता चला से निजामुद्दीन औलिया में दिल्ली में है, तो निजामुद्दीन औलिया को मतलब दिल्ली छोड़ने का आदेश जारी किया। जब दिल्ली छोड़ने का आदेश जारी किया तो उसके प्रतिक्रिया में निजामुद्दीन औलिया को बोला पहले बंगाल से तो वापस तो आ जाओ, ठीक है, हुनूज दिल्ली दूरस्थ, दिल्ली अभी दूर है, ठीक है, आप पहले बंगाल से वापस तो आइए। लेकिन बेचारा क्या होता है, एक स्थान पे क्या होता है वहां पे, मतलब इनका विजयी को लेकर, ठीक है, एमबीटी ने मतलब क्या कहते हैं, बड़ा लकड़ी का महल, जोना खान जिनको लकड़ी का महल निर्मित किया था ताकि इनको सम्मानित किया जाए, ठीक है, लेकिन लकड़ी के महल गिरने की वजह से, ठीक है, उसी में गिरने की वजह से, ठीक है, गयासुद्दीन तुगलक की मौत हो जाती है। कहा जाता है कि मोहम्मद बिन तुगलक जो कि इसका पुत्र था, ठीक है, और बात करेंगे अमीर खुसरो, सॉरी क्या नाम है, निजामुद्दीन औलिया, दोनों के बीच में बहुत अच्छे संबंध थे, दोनों ने मिलकर इसकी हत्या करवाई थी। हालांकि इसकी प्रामाणिकता की बात मैं नहीं करता हूँ, ठीक है। उसके बाद शासक जो बनेगा एमबीटी के बाद, उसका चचेरा भाई बनता जो कि एफएसटी बनता, फिरोज शाह तुगलक। उसको शासक बनने का कोई शौक नहीं था, लेकिन बहुत लोगों के कहने के बाद एफएसटी को शासक बना गया था। उसको कैनाल मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। नहरों के लिए बहुत सारे काम उसने किए थे, ठीक है, लेकिन नहरे के पानी को लेने के लिए उन्होंने टैक्स भी चलाया था जिनको हक ए सब्र के नाम से जानते थे, जो कि उपज का लगभग 10% भाग जो था कर के रूप में देना पड़ता था अगर उसके नहर से आप पानी लेते थे तो, ठीक है। चलिए शेख निजामुद्दीन औलिया की बात करेंगे। शेख निजामुद्दीन औलिया बाबा फरीद के शिष्य थे, तो बाबा फरीद के शेख औलिया हो जाएंगे, औलिया के शिष्य कौन हो जाएगा, अमीर खुसरो हो जाएंगे, ठीक है। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह आपको दिल्ली में आपको देखने को मिलेगा। औलिया का दरगाह कहाँ पे देखने को मिलेगा, दिल्ली में देखने को मिलेगा, ठीक है। संगीत तंत्र तबला का प्रचलन किसने किया था, अमीर खुसरो ने तबला का प्रचलन किया था, ये भी आपको ध्यान में रखेंगे। अमीर खुसरो 13वीं शताब्दी में तबला का प्रचलन किया। अमीर खुसरो ने भारतीय बीना तथा ईरानी तबूरे को मिलाकर, ठीक है, इसका आविष्कार किया। तो भारतीय बीना और ईरानी तबूरो, ठीक है, तो बीना जो था भारतीय था, उसके ईरानी तबूरों को मिला के। हाँ, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ पर हुआ था? अमीर खुसरो का जन्म उत्तर प्रदेश के कहीं पे हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था, पटियाली में हुआ था। हाँ, पटियाला पटियाले अलग है, पटियाले उत्तर प्रदेश में पड़ता, पटियाला पंजाब में पड़ता है, पंजाब में। हाँ, लेकिन इसका उत्तर प्रदेश में कहीं पे हुआ था। दरोगा में अमीर पूछा था, पूछते थे बहुत लोग। तो ध्यान में, अमीर खुसरो ने भारतीय बीना था ईरानी तंबूरे को मिलाकर क्या बना दिया, सितार बना दिया, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। अलाई दरवाजा का निर्माण किस सुल्तान ने करवाया था, अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था, ध्यान में रखेंगे। ये बात के इस्लामी वास्तुकला का सबसे सुंदर उदाहरण इसको भी माना जाता है, ठीक है। अलाई दरवाजा का निर्माण करना अलाउद्दीन खिलजी ने। अलाई दरवाजा का निर्माण 1311 में हुआ था। सर घोड़े की नाल के आकार की मेहराब की बात करेंगे तो आपको यहाँ पे देखना, घोड़ा का आकार कैसा होता है, घोड़ा का आपने नाल देखा है क्या, ऐसा होता है, जी सर। वो ऐसा पैर में होता नहीं है, थकती है वही ना। यू टाइप से। हाँ हाँ, ठीक वो है। खुरी तो टाइप से उस तरह बनता का है मेहराब का पैर। प्रयोग इसमें आपको देखने को मिलता है, ठीक है। अलाई दरवाजा के निर्माण में संगमरमर तथा लाल पत्थर का प्रयोग किया गया। अलाई दरवाजा कुतुब मीनार के परिसर में स्थित है। इसका निर्माण कुतुब मीनार तथा कुतुबुल इस्लाम मस्जिद के प्रवेश द्वार के रूप में किया। अगर पूछेगा आपसे, अगर इस तरह के प्रश्न पूछे, ठीक है, मतलब कुतुब मीनार में प्रवेश करने के लिए किस प्रवेश द्वार से जाएंगे, तो ये अलाई दरवाजा होते हुए ही जाते हैं, ठीक है, तो आप इसको भी ध्यान में रखेंगे। ये भी दरोगा में पूछा है। बिल्कुल, यहाँ पे जो भी प्रश्न जो मैं करवा रहा हूँ ना, सब किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही होगा, ठीक है। हालांकि शॉर्ट में करा रहा हूँ, शॉर्ट में नहीं, इसको मिड शॉर्ट बोलेंगे, ठीक है। केवल ऑब्जेक्टिव नहीं करवा रहा हूँ, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट भी दे रहा हूँ, ठीक है। हालांकि बहुत अगर डिटेल से अगर हिस्ट्री वगैरह पढ़ना है तो अभी तो शुरू नहीं हुआ है, एग्जाम बोर्ड में लेकिन दरोगा आप में पूछा सर, हर चीज में आता है, हर हाँ एग्जाम में हर चीज आता है। ठीक है। बहुत दरोगा अच्छे से में नहीं डिटेल्स में पढ़ना है, तो बहुत डिटेल से हम सोच रहे हैं, प्लान कर रहे हैं एक बार मेडिवल आप लोग को ना, ठीक है, हम अपने नोट से पढ़ा दें, ठीक है। 2 तरह का नोट से, एक बार दिशांत आईएएस का नोट का सर। मुझे बहुत अच्छा लगता है, ठीक है। दिशांत आईएएस से हम सर सोच रहे हैं आप कंप्यूटर लोग को का एक नहीं बार पढ़ाते मेडिवल हैं पढ़ा सर, दें। कंप्यूटर नहीं क्या पढ़ाते हैं, कंप्यूटर नहीं पढ़ाते हैं सर। कंप्यूटर बीपीएससी में नहीं पूछता, इसलिए नहीं पढ़ाते हैं। यार के सर सर बीपीएससी में कंप्यूटर 100 नंबर का यार आता के है। सर बोलते हैं ना। बीपीएससी में 100 नंबर का कंप्यूटर कब से? तो क्या सर, सर कंप्यूटर जिसका है सर, कंप्यूटर साइंस, वो तो पूछेगा 100 नंबर कंप्यूटर और 50 नंबर का जीके पूछता। अरे किस एग्जाम की बात कर रहे हैं आप? बीपीएससी टीचर वाला सर, बीपीएससी टीचर। बीपीएससी टीचर, ठीक है। कंप्यूटर का नोट्स वगैरह दे देंगे, ऐसा कुछ होगा तो थोड़ा बहुत पढ़ा देंगे, ठीक है। मेरा जो मेनली जो तरीका जो है जीके जीएस है, और मेनली बीपीएससी को फोकस करके, ये ग्रुप भी बीपीएससी को फोकस करते हुए भी है, ठीक है। हालांकि इसमें जो जीके पढ़ाया जाए तो आपका विभिन्न एग्जामों में काम आएगा,
लेकिन जी मेनली सर वो तो फोकस आता ही बीपीएससी को ये लेकर सब ही है, सर ठीक है। बीपीएससी बोलिए सर टीचर में भी नंबर काम एक आता है। सब में आएगा। अदान ऑन खिलजी के फसल स्पेशली की नपाई का कंप्यूटर तो कितना नहीं पढ़ाई भूभाग हो के रूप में सकता ना। लागू किया, कितना टैक्स कर दिया अपने भूभाग पे, तो 52 50% कर दिए थे, ठीक है। दो शासक जो थे जिनके 50% टैक्स लगा, एमबीटी ने भी लगाया था, तो एमबीटी ने कुछ क्षेत्रों में ही लगाया था, ठीक है, लेकिन बाकी इसने 50% संपूर्ण भूमि पे लागू कर दिया, ठीक है। अदान खिलजी ने अपने शासनकाल में भू राजस्व का पुनर्गठन पर विशेष ध्यान दिया। अदान खिलजी ने मतलब अपने भूमि नपाई का आधा 1/2 जो था भू राजस्व के रूप में वसूला। अगर पूछे खालसा भूमि को समाप्त किसने कर दिया, तो खालसा भूमि को भी समाप्त अलाउद्दीन खिलजी ने कर दिया था, अलाउद्दीन सॉरी खिलजी। खालसा भूमि किसके समय में सर्वाधिक बढ़ गई थी, तो अलाउद्दीन खिलजी के समय बढ़ गई थी। अब विद्वानों को देने वाला, ठीक है, धार्मिक चीजों के लिए देने वाला जितना भी भूमि था, सारे भूमि को खालसा भूमि में मतलब परिवर्तित कर दिया। खालसा भूमि की बात करेंगे तो सुल्तान के अधीन या फिर राज्य के अधीन जो भूमि होती थी उसको खालसा भूमि थी, तो जो कि विद्वान को दिए जाते थे, मस्जिद को दिए गए थे भूमि का, उलेमाओं को दिया गया था, सारे भूमि को मतलब क्या करता अपने अधीन ले लेता, ठीक है। अलाउद्दीन खिलजी के शासनकाल में खालसा भूमि अत्यधिक विकसित हुई थी। क्या अत्यधिक विकसित हुई थी? क्योंकि सारे से लेकर अपने अधीन रख लिया, सम्राट के अधीन कर दिया, राज्य के अधीन कर दिया। अलाउद्दीन खिलजी ने भूमि कर के उपज का 50% निश्चित किया था। अलाउद्दीन खिलजी द्वारा लागू अन्य कर की बात की, जजिया कर लगाया गया, भूमि कर लगाया गया, जो खराज कहते थे, घाड़ी कर लगाया गया था, गृह कर लगाया, एक नया कर इंट्रोड्यूस किया, चरी कर। चरी कर जो थे क्या, चरी कर जो थे, चरी और घड़ी कर घर पे लगता था, ठीक है। अभी भी आप लोग टैक्स देते हैं, ठीक है। ये चारागाह वाला भूमि पे लगता था जहां से पशु चारण करते थे, ठीक वो है। भूमि कर की बात करें, खराज बोलते थे, क्या बोलते थे, खराज बोलते थे। और जजिया कर जो था, जो कि गैर हिंदू पे लगाया जाता था, ठीक है, सॉरी गैर मुस्लिम पे लगाया जाता था। जफर खान जब मंगोलों से लड़ते हुए मारा गया था, उनमें से किसका सेनापति था, तो ध्यान रखें अलाउद्दीन खिलजी का सेनापति था, ठीक है, ध्यान में रखेंगे। तो इसको यहीं पे इंड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्लास, आज एक नेक्स्ट क्लास भी लूंगा, ठीक है, और इसी को आगे भी कंटिन्यू करूंगा, ठीक है। आज इसको खत्म करने का सोच रहे हैं।